आप जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, अपना लाइवलीहुड यहीं से कमा रहे हैं और एक नेचर एंथुसिस्ट भी हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, आप कॉर्बेट को कैसे देखते हैं? देखिए, कॉर्बेट सबसे पहले जंगल है जो हम लोगों को बहुत चीजें दे रहा है। हमें जो सांस आ रही है या फिर अगर सिटीज में जो हवा जा रही है शुद्ध, उसका एक सबसे बड़ा इंजन जिम कॉर्बेट है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रकृति के बहुत ही रूप है, 365 से ऊपर यहाँ चिड़िया की वैरायटी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सारे वाइल्ड एनिमल यहाँ पे काफी अच्छे से दर्शन दे देते हैं। सफारी की बुकिंग कैसे करें, मेरा पहला आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें कितने जोन्स हैं, अगर आप उसके बारे में बता पाएं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट में अगर हम बात करें टोटल 8 जोन है और उसकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको अपने दर्शकों के लिए डाल सकते हैं। नॉर्मली वो जानवरों को या फिर जंगली जानवरों को ही अपना शिकार बनाता है। जब वो नहीं बना पाता है किसी भी कारण से, तब वो किसी पे अटैक करता है, किसी इंसान पे पहली बार अटैक करता है। देखिए, मैं हर बार सबसे यही बोलता हूँ कि अकेले जंगल ना जाएं। अकेले गए, इवन 2 लोगों में भी ना जाएं। क्या होता है ना, टाइगर का गढ़ है, टाइगर यहाँ कहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको रास्ते में बता रहा था ना, ये मार्केट है, ढिकुली क्रॉस होते हुए टाइगर दिख जाता है। अगर जंगल सोचते कि हम दूर होगा टाइगर, ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। आपकी जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी है, एज अ प्रोफेशन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कितना चैलेंजिंग है आज 2026 में? देखिए, एज अ प्रोफेशन तो मतलब ये बोलूँगा कि अगर बंदा शौक के लिए कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एज अ प्रोफेशन तो यू हैव टू मोर एक्सपेंड, मतलब यू इन्वेस्ट मोर, क्योंकि हाई क्वालिटी कैमरा, ट्राइपॉड, एवरीथिंग फॉर गुड शॉट यू हैव टू कंटिन्यू गो फॉर द सफारी एंड ऑल। बर्ड वॉचिंग भी करनी है तो यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट। क्या फ़र्क है नेपाल के जो वाइल्ड लाइफ के गाइड हैं और जो हमारे इंडिया में जिम कॉर्बेट हुआ है या कहीं और के गाइड जो हैं, क्या ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने में आए? यहाँ के भी टॉप नोच गाइड हैं जिम कॉर्बेट के, जितने गाइडों से मैं मिला तो टॉप नोच है, मतलब उनको एक एक चीज़ के बारे में पता होगा। और कई असमर्थ भी होते हैं बताने में, ऐसा नहीं है। और नेपाल में क्या है ना, जान की बाजी है, गेस्ट को पैदल ले जाना है। और वहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेन गेस्ट आता है जो ये एडवेंचर लेने के लिए आता है। पास्ट में जो बहुत फेमस टाइगर्स रहे हैं, उनका रूल करने का तरीका क्या थोड़ा डिफरेंट भी होता है एक दूसरे से? देखिए, जैसे मतलब टाइगर को क्या चीज़ चाहिए, एक तो शिकार चाहिए, और सबसे बड़ी लड़ाई उनके लिए शिकार के लिए, शिकार और पानी। टाइगर ही एक ऐसा बिग कैट है जिसको पानी सबसे ज़्यादा पसंद है, तभी हम कहते हैं कि गर्मी में पानी वाले इलाके में मत जाओ। क्या टाइगर जो रिवर बेड्स होते हैं या एम्बुश जोन होते हैं, उसको एक समर टाइम में अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक जोन की तरह इस्तेमाल करता है? पगमार्क्स देख के क्या टाइगर की एज, वेट या उसके मूड के बारे में कुछ बताया जा सकता है? तो उसको पहले एकदम प्रिजर्व किया जाता है बॉक्स से, उसके बाद उसका आकार वगैरह लेके टाइगर के बारे में जाना जाता था कि मेल है, फीमेल है, क्या अप्रॉक्स एज होगी, बड़ा है, छोटा है। जहाँ उसने एक गाय मारी ना, उसके बाद लोग उठ गए, उसको भगाया, उसको दूसरी गाय मिली, उसको भी मार दिया, वहाँ से भी लोगों ने भगाया। फिर तीसरी गाय उसने रोड के पास, वहाँ पे भी काफ़ी लोग आसपास रह रहे थे, उनने आवाज़ सुनी, भगाया, टाइगर गया। तो कई इलाकों में मतलब टाइगर कई चीज़ों में मतलब। लेपर्ड की कहानी आप बता। हाँ, लेपर्ड 40 मुर्गी उसने मार दी। मर गई, अब उसने नहीं मारी तो मतलब हार्ट फेलियर, डर से कितनी खा ली होगी? खाई तो वो 2-4 ही ले जा पाया, बाकी वहीं पे मिली सेम अवस्था में। विनर चिकन डिनर कर दिया अब लेकिन ऐसे किस्से बहुत ही रेयर होते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए मैगपाई कॉर्बेट और ये ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है भैया की। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सफारी की सर्विसेज मिलती हैं, एसी रूम्स भी इनके पास हैं, रूफटॉप कैफ़े है और ये आप बुकिंग कर सकते हो। एंड दीपांकर भाई जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत प्रेजेंट हैं, उनके 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं और बस हमने उनको कॉल कर दिया, वो आने ही वाले हैं। तब तक हम आपको उनकी प्रॉपर्टी का भी बाहर से टूर देते हैं। ये देखो, शेर की लाइट्स और ये प्यारा सा बोर्ड है। तो ये प्रॉपर्टी जो पड़ती है बेसिकली जिम कॉर्बेट के अंदर ही है, बट अगर उधर आप देखोगे चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट के बिल्कुल पास में ये प्रॉपर्टी पड़ती है। तो बाहर से थोड़ी क्यूट सी लग रही है, आपको ओवरऑल दिखाते हैं और जैसे ही भैया आते हैं तो फिर उनसे हम आपको मिलाएंगे।
दोस्तों स्वागत है आपका बी बिलीवर पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। जैसे कि आपने देखा हम लोग दिल्ली से चले थे और एक बहुत ही खास शख्सियत है जिनसे मिलने के लिए हम स्पेशली जिम कॉर्बेट आए हैं। इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनसे मैं आपको मिलवा भी चुका हूँ, बट मैं फिर से एक बार इनका इंट्रो देता हूँ। इनका नाम है दीपांकर खुलबे, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, एक कैफ़े के ऑनर हैं और साथ में एक एनजीओ भी चलाते हैं और साथ में वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज़ में लोगों को ले जाते हैं। उनको बर्ड्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। खुद एक बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफर हैं। इन्होंने ब्लैक जैकल की साइटिंग की थी जो कि न्यूज़पेपर्स ने कवर की और ये बहुत ही पॉपुलर इंसान है। खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, खुद का सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भी संभालते हैं और इनके ओवरऑल 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हैं। इनका यूनिक स्टाइल ऑफ कंटेंट है जहाँ ये व्लॉगिंग के तरीके से लोगों को टाइगर अटैक के विक्टिम से मिलवाते हैं, अलग अलग जानवर की जानकारी देते हैं, रेयर आउल साइटिंग्स कराते हैं, रेयर बर्ड साइटिंग्स कराते हैं। तो आज हम ऐसी स्पेशल शख्सियत से मिलने के लिए जिम कॉर्बेट में बैठे हैं और इन्हीं के कैफ़े का रूफटॉप है जहाँ पे हमने ये सेटअप बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब हम बातचीत स्टार्ट करते हैं दीपांकर भैया से। बहुत बहुत स्वागत है दीपांकर भैया आपका बी बिलीवर पॉडकास्ट में। जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताएं भैया। बस एकदम बढ़िया। अभी चल के आए हैं और आपके साथ बाहर भी गए। हमने अभी एक पाइथन की साइटिंग भी की। कैसा लगा जिम कॉर्बेट आगे? मतलब वैसे तो आप बता रहे थे पहले से ही आ रहे हैं। करेक्ट, हम आते हैं पहले तो काफ़ी बार मैं जिम कॉर्बेट आया हूँ, बट ऐसे एक शूट के पर्पज से हम फर्स्ट टाइम आए विद समबडी एज टैलेंटेड एज यू। हम बहुत मज़ा आया। अभी जब हम छोटा सा एक राइड पे गए थे, पाइथन की साइटिंग हुई। नॉर्मल है पाइथन की साइटिंग? पाइथन भैया इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन बरसात में रेप्टाइल्स काफी निकलते हैं क्रॉसिंग वगैरह में। जैसे अभी दिखा था जहाँ पे बैंड है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क रहता है रेप्टाइल के लिए। कोई गाड़ी दबा सकती है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही जेंटल बंदा था जिसने अपना ट्रक का चढ़ाई में ब्रेक मारा। वो फुटेज हम डाल भी देंगे, हमारे पास है, जिसमें कि उसने। और ऐसे सबको करना चाहिए, स्लो स्पीड। करेक्ट। और सबसे पहले वाइल्ड लाइफ है। करेक्ट। नहीं फॉर श्योर, ये अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए स्प्रेड कर रहे हो। तो दीपांकर भैया एक बात बताइए मुझे कि आपका जो इंस्टाग्राम पे क्रिएटर या यूट्यूब पे क्रिएटर बनने की जो जर्नी है, वाइल्ड लाइफ जोन करके आपका एक हैंडल है, इस पर बहुत पॉपुलर है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो भैया मैं पहले फोटोग्राफर था। फिर जब मैं रिसेंटली हल्द्वानी आया लॉकडाउन के टाइम में, तो मेरी बहुत ही जिज्ञासा थी वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना। मतलब नेट जियो डिस्कवरी चैनल से तो देखते हुए आते हैं, लेकिन लोकल वाइल्ड लाइफ जहाँ पे सब कुछ देखने को मिले, ऐसा कुछ मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत करी अपने चैनल से और उसको नाम रखा वाइल्ड लाइफ डी जोन। वाइल्ड लाइफ डी मतलब दीपांकर एंड जोन, क्योंकि यहाँ कॉर्बेट में सुनते हैं ये जोन है, वो जोन है, वो जोन है। मैंने कहा ये मेरा जोन है। नहीं बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। अच्छा, कॉर्बेट में जब लोग आते हैं, दिल्ली एनसीआर से जो टूरिस्ट आता है, उनके लिए कॉर्बेट इज अबाउट जंगल, लग्जरी रिजॉर्ट में जाके रुकना, सफारी करना और वापस आ जाना। आप जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, अपना लाइवलीहुड यहीं से कमा रहे हैं और एक नेचर एंथुसिस्ट भी हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, आप कॉर्बेट को कैसे देखते हैं? देखिए, कॉर्बेट सबसे पहले जंगल है जो हम लोगों को बहुत चीज़ें दे रहा है। हमें जो सांस आ रही है या फिर अगर सिटीज़ में जो हवा जा रही है शुद्ध, उसका एक सबसे बड़ा इंजन जिम कॉर्बेट है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रकृति के बहुत ही रूप है। 365 से ऊपर यहाँ चिड़िया की वैरायटी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सारे वाइल्ड एनिमल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दर्शन दे देते हैं। डियर हो गया, बाकी चीज़ें। और बाकी रही बात लग्जरी, देखिए वो तो प्रोस्पेक्टस है। कोई लग्जरी में रहना पसंद करता है, कोई होम स्टे और कोई सिंपल सी जगह में। और कई फॉरेनर आते हैं जो एकदम लोगों के गांव में रहना पसंद करते हैं। तो वो तो सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन जो भी है तो मैं कहूँगा कि एक अपनी प्रायर रिसर्च करके हैं कि जिम कॉर्बेट में कितने जोन्स हैं, कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमारे वहाँ एक लेडी आई थी खाने के लिए अपने बच्चों को लेके। थोड़ा लंबा होगा तो मैं कहीं नहीं प्लीज टाइम लीजिए। हाँ। तो वो यहाँ से रुकी थी, किसी एजेंट ने उनकी बुकिंग करवाई और उनको रुकवाया था मरचुला। मरचुला मोहान से भी 12 किलोमीटर दूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जगह वैसी है, बहुत परफेक्ट जगह है रुकने के लिए, रामगंगा के किनारे। लेकिन अगर आप सफारी करने जाते हैं 2 टाइम की, तो दैट इज़ वेरी फार अवे।
और वहाँ से एक सफारी वो लेडी को दी गई थी फाटो, और एक सफारी दी गई थी इवनिंग की सीतावनी, जो कि उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? उन्होंने एक दूर बैठे हुए एजेंट से काम कराया। तो इससे बढ़िया अगर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे, प्री प्लान कर देंगे, तो आप यहाँ का और अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे। जी, मैं इसी पे ना एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आगे आने वाला था, अब आपने जिक्र छेड़ दिया तो बात कर ही लेते हैं। ओके। यार एक अनजान बंदा जिसको सफारी करने आना है, जिम कॉर्बेट घूमने आना है, हर आदमी को जनरली टाइगर देखना है या एनिमल्स को देखना है, तो उसको बुकिंग करने के लिए सही पोर्टल क्या है, कैसे वो बुकिंग करे, सफारी की बुकिंग कैसे करे, ये मेरा पहला आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें कितने जोन्स हैं, अगर आप उसके बारे में बता पाएं, और सबसे पहले किन जोन्स को इंसान प्रायोरिटाइज करे बुक करते हुए कि यार इस वाले में तो साइटिंग ज़्यादा होती है, ये करूँ, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट में अगर हम बात करें टोटल 8 जोन है, और उसकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको अपने दर्शकों के लिए डाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो स्वयं जाके खुद बुकिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा कैंटर सफारी रहती है, जिसके चार्जेस स्लाइटली बहुत लेस होते हैं, बिलो 2000 जी, वो भी खुद बुक की जा सकती है। ओके। और अगर हम बात करें आपका गेट्स की, तो सारे गेट्स अलग अलग हैं। जैसे डिकाला कोर गेट है, इसकी टाइमिंग है 15 नवंबर को ओपन होगा, 15 जून को क्लोज होगा। अच्छा, तो ऐसे ही अलग अलग गेट है। बिजरानी 30 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। तो वैसे ही अलग 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 गेट है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे नियर बाई दुर्गा देवी है, ढिकाला है, और जो 3 गेट ऐसे हैं जिम कॉर्बेट के जो टोटल मॉनसून सत्र में खुलते हैं। अच्छा। लेकिन लोगों को नहीं ऐड है, लोगों को लगता है कि कॉर्बेट अभी क्लोज है। लेकिन यहाँ पे अगर घूमना चाहते हैं तो झिरना जोन, ढेला जोन और गड़जिया जोन, जो कि बहुत अमेजिंग है। झिरना और ढेला तो जाने ही जाता है टाइगर साइटिंग के लिए। ओके, हाँ, ये मानसून में खुले होते हैं। हाँ, और एक और चीज है, अगर आप देखिए कॉर्बेट में आ रहे हैं तो यहाँ के 2 गेट ऐसे हैं जो कि दूसरी साइड में पड़ते हैं, गढ़वाल। तो वहां पे अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ नहीं आना है, उसके लिए कोटद्वार वाले रोड पे जाना है। अच्छा। तो उसकी भी बुकिंग ऑनलाइन कॉर्बेट में ही होती है, लेकिन लिखा रहता है। आप जब बुकिंग करेंगे तो प्रॉपर जी पढ़ के। तो कौन से ऐसे 3 गेट हैं जहाँ पे अच्छी साइटिंग होती है, आप बताना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट कि लोगों को ट्राई करना चाहिए यार मैं इन 3 गेट से जा सकूं? मैं मानसून नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। देखिए, वैसे तो मतलब कॉर्बेट की अगर बात करें तो सारे गेट मुझे पर्सनली बहुत पसंदीदा है। और अगर साइटिंग के लिहाज से बात करें तो ढिकाला वन ऑफ द बेस्ट जोन, लेकिन उसकी एडवांस बुकिंग होती है 45 डेज पहले। ओके। और बुक करना थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है। ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वन ऑफ माय फेवरेट इज झिरना। तो वहाँ मैंने बहुत टाइगर साइटिंग करी और अपना काफ़ी टाइम स्पेंड झिरना जोन में किया है जी, एंड ढेला जोन। और अगर आउट ऑफ कॉर्बेट अगर हम जाते हैं, बफर में फाटो जोन, ओके, जो कि 3 सालों में शायद सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। किसी भी नेशनल पार्क का अगर कोई सिंगल गेट बोले तो वो है फाटो जोन, सबसे ज़्यादा हिट हुआ है ओके, टाइगर साइटिंग में। ओके, बढ़िया बढ़िया। इसका नाम जिम कॉर्बेट कैसे पड़ा, क्या कहानी है इसके पीछे? सर, जिम कॉर्बेट अगर हम बात करें तो मशहूर शिकारी थे, और उससे पहले उन्होंने रेलवे में भी काम करा है। इंडिया के ब्रिटिश शासन के वो व्यक्ति थे, और उनका जो होम टाउन है नैनीताल में रहते थे, और एक उनका समर हाउस था जो कि नैनीताल में, और बाकी विंटर हाउस काला डूंगी जो कि हल्द्वानी जाना जाता है, छोटी हल्द्वानी। तो जब वो ब्रिटिश टाइम में रेलवे की जॉब करते थे और अपने घर आते थे तो उनको कहीं ना कहीं ये हंटिंग वंटिंग का शौक पड़ा। और उसके बाद जब वो बाहर थे तो उनको पता चला कि एक उनके रीजन में, कुमाऊं रीजन बोला जाता है, जहाँ पे अभी हम हैं, उत्तराखंड को 2 पार्ट में है, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं। अभी हम कुमाऊं में हैं, तो कुमाऊं रीजन में एक नरभक्षी बाघ हो गया है। तो 1907 की बात है, उससे पहले भी उनको खबर आ गई थी। 1907 में इन्होंने वो टाइगर को मारा, जिसके ऊपर है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। एक सिंगल टाइग्रेस जिसने 436 लोगों को मारा है। अरे, ये रजिस्टर्ड आप आंकड़े की बात कर रहे हो? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जिसने सबसे ज्यादा किलिंग करी है। ये ऑफिशियल नंबर? ऑफिशियल नंबर 436। और अगर बात करें तो कम से कम बताते हैं कि 600 प्लस था, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, तो ऑफिशियल 436 जी। तो उसके बाद वो बहुत ही मशहूर हो गए थे। उसके बाद तो उनको कौन नहीं जानता वाली बात हो गई थी। फिर उन्होंने इंडिया के अलग अलग कुमाऊं में अलग अलग जगह पे मैन ईटर, लेपर्ड, मैन ईटर टाइगर से मुक्ति दिलवाई कुमाऊं के लोगों को। जी। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग का एक
मैन ईटर लेपर्ड था जी जिसने तकरीबन 125 लोगों को मार दिया था। और केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ धाम यात्रा उस समय बाधित हो गई थी। जी लोग चल नहीं पाते थे पैदल, इतना खौफ था। जी। तो कॉर्बेट साहब ने ही उनको लेपर्ड को मारा। हम्म। और उसके अलावा एक पनार अपना पिथौरागढ़ के पास एक पनार है जी। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लेपर्ड के द्वारा 400 लोगों को मारा गया, अरे जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है लेपर्ड के द्वारा। जी उसको मारा तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। जी और उसके बाद क्या है ना, तो उन्होंने जब सारा देखा कि यार क्यों मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, तो उनने एक अपनी परसेप्शन ये बनाई कि भाई ये किसी न किसी कारणवश से इंसानों को मार रहा है। जी। या तो वो इंजर्ड है। अगर हम बात करें चंपावत मैनेटर टाइगर की, वो टाइगरस थी, उसको नेपाल से भगाया गया है गोली मार मार के, और वो बहुत ज्यादा घायल थी जी। और इंसानों से पहले भी सताई गई थी। तो उसने धीरे धीरे बहुत लोगों को मार दिया था। तो हर किसी के पीछे एक कारण था। फिर उन्होंने कंजर्वेशन में ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि यार इनको हम अपना एरिया देंगे, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे कंजर्वेशन पार्क टाइप का बनाने की बात रखी थी। तो हिलेरी नेशनल पार्क बोलते थे इससे पहले। ओके। और उसके बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा पार्क। और जब वो उसके बाद केन्या चले गए थे आज़ादी के बाद, जिम कॉर्बेट तो ब्रिटिश थे, तो उस समय उनको ये बात खल गई कि जितने बाहर के चले जाओ। तो जिम कॉर्बेट जी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के केन्या चले गए थे। ओके। और उसके बाद 1957 समथिंग में इस पार्क का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और तब से यही नाम हम सुन रहे हैं। अच्छा। और उनको याद भी किया जाता है हर बार जी। जिम कॉर्बेट जी को। जी बहुत ही फेमस है। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी बहुत लिखी सारी है, किताबें भी लिखी। लोग पढ़ते हैं, और बहुत सारी अमेज़न पे बहुत रिव्यूज हैं उनकी बुक्स के। उनकी ब्रिटिश टाइम में कई मूवी भी बनी है और अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जी। माई इंडिया करके भी एक बुक है उनकी जी। और उसके अलावा रुद्रप्रयाग मैनेटर ऑफ कुमाऊं, जी। उसके बाद अब ये टॉपिक आ ही गया है तो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी टाइगर या लेपर्ड, कोई भी जानवर मैन ईटर कब घोषित होता है, कब बोला जाता है कि ये मैन ईटर हो गया है? देखिए, अगर ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जी, है ना। तो कोई भी टाइगर मैन ईटर तो है नहीं जी, इंसान उसके मेन्यू में नहीं है जी, लेकिन सडन क्या है ना, एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर होने के भी बहुत कारण है, उस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है जी। अभी हम ऐसी जगह पे हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे रिजॉर्ट बन गए हैं, कितने सारे वो ह्यूमन आबादी बस गई है, कमर्शियलाइज हो गया गया। तो जंगल का एरिया या टाइगर का एरिया सिकुड़ गया है जी। तो उसका आए दिनों ना इंसानों से मुठभेड़ होती रहती है जी। अगर हम बात करें पुराने टाइम की, हमारे परदादा लोगों की, तो जंगल में जाने से पहले हम वन माता को पूछ के जाते थे, माता तेरी शरण में आ रहा हूँ। तो बहुत एक तहजीब से जाया जाता था जंगल में जी। और जानवर उस चीज को वो भी मेंटेन करता था, इंसान भी मेंटेन करता था। लेकिन अब क्या है ना, अंधाधुंध ग्रीडीनेस, लालच, रिजॉर्टों में लकड़ी की डिमांड बढ़ गई है, तो इंसान विंटर में घुसे जा रहा है जंगलों में, कोई सीमा नहीं इतने। तो कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ जंगल में लोगों की आबादी बढ़ेगी तो मुठभेड़ भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी जी। तो सब कुछ ये मतलब मैं कहूँगा इंसानों की कहीं ना कहीं से है। और बाकी है कि नंबर्स ऑफ टाइगर भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इंसानों के साथ साथ उनकी नंबर्स भी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। जी। जब कोई टाइगर अटैक करता है, जितना मैं समझ पाता हूँ, हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बिहेवियर के बारे में, तो नॉर्मली वो जानवरों को या फिर जंगली जानवरों को ही अपना शिकार बनाता है। जब वो नहीं बना पाता है किसी भी कारण से, तब वो किसी पे अटैक करता है, किसी इंसान पे पहली बार अटैक करता है। ऐसा तो नहीं है कि सीधा पहली बार तो किसी एक पे ही करेगा, उसके बाद उसकी सीरीज ऑफ अटैक्स होते हैं, जिसके बाद उसे ऑफिशियली अनऑफिशियली मैन ईटर का एक टैग दे दिया जाता है। जैसे आपने बताया मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग हुआ, या चंपावत की टाइग्रेस हुई जो अभी हम बात कर रहे थे। बट आपको क्या लगता है कि वो जो पहला अटैक होता है, उसको अवॉइड करने के लिए ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, यहाँ के लोकल लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं हर बार सबसे यही बोलता हूँ कि अकेले जंगल ना जाएं जी। अकेले गए, इवन दो लोगों में भी ना जाएं। क्या होता है ना, टाइगर का गढ़ है, टाइगर यहाँ कहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको रास्ते में बता रहा था ना, ये मार्केट है, ढिकुली क्रॉस होते हुए भी टाइगर दिख जाता है। हाँ जी। अगर जंगल सोचते कि हम दूर होगा टाइगर, ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और लोग बाग अगर अंदर जा रहे हैं तो वो क्या है ना, अपना काम करने जा रहे हैं, कोई घास काटने जा रहा है, कोई लकड़ी उठाने के लिए जा रहा है, उनका मन क्या है ना उसी चीज़ में लग जाता है।
अब कहीं टाइगर आसपास में बैठा है तो उसने कहा कि यार ये तो कुछ है, छच आवाज़ आती है जंगल में। अब उसको ये भी लगता है कि कई बार उसका शिकार है और उसकी प्रवृत्ति शिकार करने की है। उसको तो ये है ना, जंगल का बचाव करने वाला क्यों बोला जाता है उसे, क्योंकि वो जंगल का रक्षक है। वो जंगल में किसी भी अवैध चीज का वो नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन टाइगर अपने दूसरे टाइगर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इंसान की ऐसी मुठभेड़ हो जाती है तो उसी में कोई दुर्घटना हो जाती है जी, एक्सीडेंट बोलूंगा मैं। अक्सर देखा गया है, ऐसा सुनने में भी आता है, आप भी अवेयरनेस फैलाते हैं, बाकी लोग भी बताते हैं कि जब औरतें जाती हैं मान लो जंगल में देखने के लिए, और जब औरतें जंगल में घास काट रही होती है, नीचे बैठ के ही जनरली वो अपना काम करती हैं, तो उसे लगता है कि कोई जानवर है जो कि घास खा रहा है नीचे बैठ के। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हमला कर देता है। पहली बार ऐसे भी बहुत बार अटैक्स होते हैं, कई बार देखे जाते हैं ऐसे अटैक्स। हाँ। और फिर एक बार जब उसके मुंह खून लग जाता है तो फिर उसके लिए वो सडन वो एक बार अटैक कर दे तो उसका डर खत्म हो गया इंसानों से ना। और वो उसको फिर ये लगता है कि यार ये कुछ मिलता जुलता ही है मेरे शिकार की तरह ही, ब्लड भी है, खाने का भी है, काइंड ऑफ थिंग जी। तो वो दोबारा फिर हिचकता नहीं है। और ऐसे करके जितने ज्यादा अटैक करेगा तो उसका एकदम थोड़ा सा खाने का तरीका सब चेंज हो जाता है। ठीक है दीपांकर भाई, अब थोड़ा सा फिर से घूम के आते हैं आपकी जर्नी के ऊपर। इस पे थोड़ा बात करते हैं, इन कहानियों पे हम आएंगे। आपने जब कॉर्बेट जोन में आप बहुत बार गए, बट कभी आप ऐसी सिचुएशन में कॉर्बेट जोन में आपने फील किया जहां आप खुद थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए? ऐसे किसी एक्सपीरियंस के बारे में बता पाएंगे आप? चाहे शुरुआती दिनों में रहा हो या अभी रिसेंट का रहा हो, जहां आपको खुद से खतरा लगा हो। नहीं, कॉर्बेट पे तो नहीं है, लेकिन कॉर्बेट हमारे हल्द्वानी से बफर में एक फॉरेस्ट एरिया है जी। तो मैं लॉकडाउन के टाइम में गया था। मैं दिल्ली में साइकिलिंग करता था, तो वही पैशन अपना हल्द्वानी में हमने लॉकडाउन में किया है। सब जगह घूमना ही है, साइकिल पकड़ के हम निकल जाते थे। तो ऐसे सडन क्या हुआ कि हमारा एक ग्रुप था, उसमें हमारा चैट हुई, रात को प्लान बना कि भाई 100 किलोमीटर की राइड करनी है, चलते हैं। तो हल्द्वानी से हम निकले गोला पार। तो वहाँ पे हमने चाय वाय पी, और एक जंगल का रास्ता है। वो जंगल का ऐसा भी रास्ता नहीं है, मतलब आबादी भी जाती है, साइकिल से भी लोग जाते हैं, अंदर खत्ते वगैरह हैं, तो मतलब ह्यूमन भी कंटिन्यू चलती रहती है। और 50-100 मीटर में एक गांव था, 6:30 बजे का टाइम था, सबसे आगे मैं चला रहा था साइकिल। और जस्ट एक बंदा, मतलब फनी ये हुआ कि सडन टाइगर कूद के गया मेरी साइकिल के आगे, और मेरा लगा ब्रेक, और पीछे से एक बंदा रैंडम स्टोरी बना रहा है, उसमें टाइगर कैप्चर हो गया। अदरवाइज तो बिलीव करवाना इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। तो टाइगर ऐसा गया, और उसके बाद हम 5 लोग थे, सब सुन। अब मैं थोड़ा वाइल्ड लाइफ में पहले से था, मुझे पता था कि सिचुएशन थोड़ी सी अब कुछ भी हो सकती है जी। तो मेरे साथ एक लड़का था, वो तो लिटरली रोने लग गया। अब उसको भी हिम्मत देनी है, बाकी लोगों को भी हिम्मत देनी है, और क्या करें, आगे जाएं पीछे जाएं, इसमें हम थोड़ा सा वो ही हो रहे थे। फिर मैंने कहा यार अब चलो आगे ही चलते हैं, क्योंकि पूरा वो सर्कल मारना था। उस समय तो जुनून था कि यार साइकिलिंग पूरी करनी है। और कम से कम हमने शायद 200 मीटर पार किए होंगे। उसी रास्ते में एक और टाइगर बैंड में, वो मुंह ऐसे करके भाई हमारी तरफ ही देगा। तो वो शायद उसकी माँ रही होगी, और वो शायद फीमेल या फीमेल और मेल रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा थी। उसके बाद भाई फिर वो भी क्रॉस मारा। फिर ये हो गया कि ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने वो एरिया क्रॉस कर दिया था जहाँ एक पहला टाइगर क्रॉस मारा था। हम बीच में अटके थे मजदार में। मैंने कहा चलो यार। फिर की साइकिलिंग उसके बाद उस पाथ पे? पूरे साइकिलिंग नहीं, उसके बाद दोबारा गए आप उस पाथ पे? साइकिल से तो नहीं गया। यही मैं जानना चाहता। साइकिल से नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जानवर है, और अनप्रिडिक्टेबल तो है उसका बिहेवियर। तो आप भी एक सेफ डिस्टेंस रखते ही हैं। ऑब्वियसली थोड़ा, मतलब देखो, मतलब रखनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट या वैसे नहीं है और आप नॉर्मल जा रहे हैं, तो उस पर तो आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए। आपने इतने सालों से कॉर्बेट का जंगल देखा है, रामगंगा रिवर देखी है, यहाँ के बहुत सारे रिजॉर्ट्स देखे हैं, अलग अलग रिमोट जगहों को आप जानते हो। जो इवनिंग के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं कि साइटिंग का सबसे बेस्ट टाइम है, कैसा माहौल होता है जंगल का, अगर आपकी नज़रों से कोई पूछे? जंगल का माहौल
तो मतलब ऐसा है कि एकदम अंदर से एक तो डोपामिन बढ़ा देता है, काफी खुश करता है मुझे पर्सनली। और मैं अक्सर निकलता भी हूँ बर्ड वाचिंग के लिए, और शायद तभी टाइगर ज्यादा दिख जाते होंगे क्योंकि बर्ड वाचिंग करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं ना, तो चिड़ियाओं की आवाज़, चहचहाट सुबह के टाइम में, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़। और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कई जगहों पे कॉल सुनाई देती है टाइगर की, मतलब ये डियर्स की। तो उससे बदलता है कि टाइगर का मूवमेंट का टाइम ये मॉर्निंग में ज़्यादा है। और कई बार हमें सुबह टाइगर रिवर किनारे या अपने वापस की तरफ जाता हुआ दिख जाता है। और वैसे इवनिंग में बात करें तो इवनिंग में जन जन जनावाट, सिकाड़ा, झिंगुर, इनकी आवाज़ें जंगल को जिंदा करती है। फिर वैसे हर टाइम अलग अलग आवाज़, नाइट जार, आउल्स। जी। कई बार लोग हॉन्टेड फील को बताते तो हैं, लेकिन वो एक उल्लू की आवाज़ होती है। चलिए आएंगे, हम वांटेड बातों पे भी आएंगे, बहुत सारी स्टोरीज हैं यहाँ की। आपकी जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी है, जो आपका पैशन है, आपके कैफे में हमने नीचे देखा, आपने बहुत सारी फोटोज खुद से क्लिक करके लगाई हुई है। कुछ तो ऐसे भी शॉट्स हैं जो सामने से आपने टाइग्रेस का या टाइगर का खींचा हुआ है, एक टाइग्रेस के कब्स के साथ आपने 3-4 के साथ लिया हुआ है। तो एज अ प्रोफेशन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कितना चैलेंजिंग है आज 2026 में? देखिए, एज अ प्रोफेशन तो मतलब ये बोलूँगा कि अगर बंदा शौक शौक के लिए कर रहा है तो ठीक है। अदरवाइज एज अ प्रोफेशन तो यू हैव टू मोर एक्सपेंड, मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। इन्वेस्ट मोर। जी। क्योंकि हाई क्वालिटी कैमरा, ट्राइपॉड, एवरीथिंग फॉर गुड शॉट यू हैव टू कंटिन्यू गो फॉर द सफारी एंड ऑल। बर्ड वॉचिंग भी करनी है तो यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, तभी आपको मतलब कुछ अच्छी इमेजेस मिल पाएंगी। जी। और जितना उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है। बट हाँ, अगर आप वाइल्ड लाइफ के साथ और चीज़ें करते हैं, लाइक आप सफारी के उसमें आते हैं, ट्रैवलिंग के उसमें आते हैं, देन यू कैन ग्रो वेरी मच। नहीं, हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे ही बात कर रहे हैं। तो क्या ये मानूं मैं कि दीपांकर खुलबे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक गरीब इंसान हो तो ये आपका शौक नहीं है, इसमें मत पड़िए। अगर आप इससे अपनी जीविका कमाना चाहते हैं, इनकम के लिए इसको देख रहे हैं, तो मत पड़िए। दैट अगर इज वेरी हार्श बट दिस इज वेरी ट्रू ऑल्सो। ओके। हाँ, इंडिया में नहीं है, बाकी अदर कंट्रीज में दे पे वेरी मोर। जी। इंडिया में मतलब बहुत कम। जी। इंडिया के अंदर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की क्या इनकम सोर्स हो सकती है? 4 से 5 अगर आप जल्दी से बताएं। 4 से 5 मीन्स क्या इनकम सोर्स हो सकती है, कमाई के साधन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के इंडिया में क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो आपने बोला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। और ये है कि यू आर प्रोवाइडिंग द टूर्स, वाइल्ड लाइफ टूर्स, ओके। एक्सपीडिशन। दैट इज सेकंड। सबसे ज्यादा एक्सपीडिशन से लोग कमा रहे हैं। ठीक है। बाकी इफ यू आर वेरी गुड इन फोटोग्राफी और बहुत अच्छी डेप्थ नॉलेज है, यू कैन अरेंज द वर्कशॉप्स। ओके। फॉर फोटोग्राफी। हाँ, फॉर फोटोग्राफी। दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। एंड देन बर्ड वॉचिंग है। बाकी यू कैन कोलैब विद द रिजॉर्ट्स आल्सो, दे आल्सो बाय सम पिक्चर्स। तो मेरे भी काफी सारी फोटोग्राफ सेल हो चुकी है। जी। एंड रेस्ट गवर्नमेंट के साथ कोलैब। जी। दीपांकर जी, आप इतने टाइम से वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिम कॉर्बेट में बहुत एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं खुद भी। आपने यहाँ के गार्ड से या एक्सपर्ट से जंगल के बारे में ऐसी कोई विद्या या सीक्रेट चीज क्या सीखी है जो किताबों में नहीं मिलती? आप जब इसको रेगुलर करते रहोगे तो कुछ ऐसे सीक्रेट पता लगता है जंगल जाने का या एक्सप्लोर करने का, कुछ चीजें, कुछ भी इंटरेस्टिंग आप बताना चाहें ऐसा? देखिए, कई चीज़ें हैं जिम कॉर्बेट के बाहर भी, और हम नेपाल भी गए तो वहाँ भी कई चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन यही है कि टाइगर के आगे कुछ नहीं है, मतलब उसका अगर मूड है तो वो कुछ है। बाकी ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि ग्रुप में जाएं, अकेले ना जाए जंगल में, सबसे बड़ा यही है। और जाए तो डंडा एक होना चाहिए आपके पास। डंडे में घंटी होनी चाहिए। हाँ, घंटी भी आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। अदरवाइज डंडा भी है तो आप मारते हुए जाएंगे उसे। आवाज करने से जानवर दूर जाता है। हाँ, आवाज करने से भी दूर जाता है। तो बोलते बोलते जाते हैं। जितने फॉरेस्ट वाले हैं ना, अगर वॉचिंग में जा रहे हैं, कभी आप उनको देखेंगे, मैं देखते रहता हूँ। मैं इन चीजों में ना काफी उनसे दोस्ती भी है जी। इवन मेरी, मतलब कोई वॉचर भी है ना, तो वो भी मेरा खास दोस्त है।
उनके साथ मैं बैठा भी हूँ, गया भी हूँ, और कई बार तो, एक बार मैं स्टोरी बताऊँ आपको, हाँ। जगह नहीं बताऊंगा, मतलब एक वॉचर चाय पीते हुए मिला और मुझे काफी टाइम से जानते हैं, मतलब हाय हेलो चाय हम रोज पी रहे हैं। मैंने कहा यार तुम रहते कहाँ हो? तो वही चाय की दुकान के पास में उनका मचान था, जो कि मतलब नेशनल पार्क भी नहीं है कोई, ऐसे मतलब बफर एरिया। तो वहाँ मैंने कहा जा सकता हूँ मैं? उनने कहा चलिए, फॉरेस्ट गार्ड भी थे उनमें से कोई। तो वो मुझे लेके गए, मैं मचान वगैरह देख रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, हम मचान देख रहे हैं, वो मचान में चढ़ा है, ठीक है। मैंने गाड़ी के अपोजिट एक फायर लाइन जा रही थी, मैंने वहाँ देखा यार कुछ बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, ऑरेंज सा। मैंने कहा क्या है? मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाला और जस्ट मैंने देखा, भाई टाइगर। उनके घर से मतलब कम से कम 50-100 मीटर पे टाइगर बैठा था। और फिर हमने उसको जब फोटोग्राफ किया ना, तब वो गार्ड बोले थे हम उनके काफ़ी पास तक भी जाते हैं, तो उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बताया कि हम बहुत करीब भी चले जाते हैं, कई बार हमारे उससे कई फुटों में, कई फीट्स में टाइगर होता है। और सडन उस टाइम में ना दूसरा टाइगर भी आ गया, और उसने थोड़ा सा हलचल अलग पैदा कर दी थी। तो ये है। बाकी नेपाल में हमने बाय फिट सफारी की है, बाय ऑन फुट, तो उसका अलग क्रेज भी है। कई लोग पागलबंदी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं पागलपन का वो सबसे ऊपर आयाम है, और कई चैलेंजेस भी हैं। और मेरे लिए पर्सनली मतलब वो मुझे एक्सप्लोर करना मांगता है, तो मतलब मुझे लगता है कि नेपाल इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ के जंगलों में आप पैदल नहीं जा सकते। लीगली अलाउड है लीगली नेपाल है में? अलाउड, लीगली। ओके। आप बात करें बर्दिया, शुक्ला फाटा, चितवन, हम्म। पहले इंडिया में भी होता था, हम्म। जिम कॉर्बेट में होता था, बट 1984 समथिंग में एक इंग्लिश बर्ड वॉचर पे टाइगर ने अटैक कर दिया, ओके। उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। लेकिन नेपाल में अभी भी चलते हैं। हमारा एनकाउंटर हुआ 2 लेपर्ड से ऑन फुट, और एक टाइगर। अटैक नहीं करते वो लोग? अटैक देखिए मतलब थोड़ा क्या है ना, वहाँ की गाइड, मैंने इतना देखा है कि वहाँ की गाइड में अलग ही क्रेज है। दे कैन स्मेल, दे मतलब जो प्रॉपर कहते हैं ना एक कला वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ देखिए वो मिट्टी हाथ में पकड़ के हवा के हिसाब से भी चलते हैं। स्मेल कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, पंजे कब के, मतलब खतरनाक तरीके से उनको ब्रीफ नॉलेज होती है। क्या फ़र्क है नेपाल के जो वाइल्ड लाइफ के गाइड हैं और जो हमारे इंडिया में जिम कॉर्बेट हुआ या कहीं और के गाइड जो हैं, क्या ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने में आए? देखिए हर जगह की अपने अपने कला है, जी। हुनर है, जी। और पैसन है। यहाँ के भी टॉप नॉच गाइड हैं, जिम कॉर्बेट के जितने गाइडों से मैं मिला हूं, तो टॉप नॉच है, मतलब उनको एक एक चीज़ के बारे में पता होगा। और कई असमर्थ भी होते हैं बताने में, ऐसा नहीं है। और नेपाल में क्या है ना, जान की बाजी है, गेस्ट को पैदल ले जाना है। और वहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेन गेस्ट आता है जो ये एडवेंचर लेने के लिए आता है, तो उनके लिए विद्या उनको लेनी बहुत ज़रूरी है, और वो जंगल में कई दिनों तक पड़े रहते हैं। इवन उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, मैं थोड़ा बिजनेस की वजह से नहीं जा पाया, लेकिन कभी होगा लाइफ में तो आई वांट टू स्पेंड 30 डेज विद देम। दीपांकर भाई, टाइगर को लोग एक किलिंग मशीन की तरह देखते हैं, बट तो उसका एक्चुअल टेम्परामेंट है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी क्यूरोसिटी लेवल है, वो कैसा होता है आपके नज़रिए से, हम जानना चाहते हैं। देखिए डिपेंड करता है लोगों का प्रोस्पेक्टस क्या है। अगर वो बात करें एज अ प्रेडिटर, तो किलिंग मशीन एक तरीके से सही है। अगर हम बात करें ह्यूमन पे, तो वो मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग टाइगर इज़ जेंटल। थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन क्या है ना, मतलब देखिए टाइगर के मैक्सिमम जो अटैक्स होते हैं वो होते हैं जंगल में, और टाइगर इज़ टॉप प्रेडिटर। तो जंगल ही उसका वास है, और उसको बचपन से यही सीखा है कि उसने भाई जंगल मेरा घर है, जो बाहर से आ रहे हैं वो उसका शिकार है, या फिर कहीं ना कहीं से नॉट कनेक्टेड। और ह्यूमन तो खासकर उसके मेन मेन्यू में कभी आया भी नहीं है, और ना आएगा शायद, क्योंकि उसके पास खाने के लिए भरपूर मात्रा में है। लेकिन किलिंग मशीन लोग क्यों कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, अगर आज की बात करें तो काफ़ी चीज़ चेंजेस हो रही है। अगर हम बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ वेरी इंक्रीजिंग। तो जहाँ पे पहले लोग रहते थे, अगर हम पहाड़ों की बात करें, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ जी। लोग रहते थे, लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे लोगों ने पलायन कर दिया। अभी कई ऐसे आसपास ऐसे गांव हैं जहाँ हमेशा ताला लगा रहता है, साल में 5-6 दिन के लिए लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उसके अलावा वो कोई नहीं रहता है।
तो जहाँ कोई नहीं रहेगा ना वो जंगली हो जाता है काइंड जी, ऑफ। जो जी। टाइगर है उसका मेन हैबिटाट पहले से वहीं था, करेक्ट। वो वहीं पे आता है। जैसे हमें पलायन कर दिया, अगर हम वापस रिवर्स पलायन करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कम हो सकता है। और रही बात किलिंग मशीन की, तो टाइगर की फुर्ती तो आपको पता ही है, 65 किलोमीटर की उसकी स्पीड है और उसके सामने ह्यूमन कुछ नहीं है, जी, है ना। और बाकी जो फुर्तीला है, वेट उसका आपको 200 से 250 किलोमीटर, 200 से 250 किलो जी, वेट है टाइगर का। जी। और अगर किसी के सामने आएगा तो किलिंग मशीन से तो कम नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट होते हैं जी। अच्छा, मैक्सिमम केसेस में। थैंक यू। सो टाइगर की ना टेरिटरी जब वो मार्क करता है, ऐसे सुनने में आता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ फॉर जिम कॉर्बेट, बट टाइगर की जो टेरिटरी है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर में एक टाइगर पाया जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट उसका जो एक मार्क करने का सिस्टम है अपनी टेरिटरी को, कि यहाँ का तो मैं डॉन हूँ भाई, तो वो क्या तरीका है उसको आप बता पाएंगे? अदर मेल जो टाइगर उस टेरिटरी में है उसको वो कैसे डोमिनेट करता है या कैसे दिखाता है कि भाई आई एम हेयर, तो मेरे से पंगा लेना है तो आ जाओ? तो थोड़ा सा मैं इसमें पर्सनली आपको बताता हूँ। जैसे जो लोग टाइगर नहीं देख पाते हैं, वो अगर सिंपल एक कैट को भी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सेम सिनेरियो रहता है। कैट जो घरेलू है और जो टाइगर है उसका सिस्टम एक ही है। टाइगर का लेकिन क्या है कि यहाँ जंगल है, तो जंगल में बहुत बड़ा एरिया है। और आपने जैसे बोला 50 से 80 किलोमीटर है, दैट इज़ द फैक्ट। लेकिन अभी थोड़ी सी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई है टाइगर की। और ये एरिया अगर हम बात करें तो एक मेल डोमिनेट टाइगर का होता है, और मेल डोमिनेट टाइगर का 80 किलोमीटर का एरिया है, तो उसके सराउंडिंग में 4-5 फीमेल रहती है। और लेकिन अब क्या है, एरिया बहुत सिकुड़ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन हर जगह पहुंच चुका है आज के डेट में, और पहाड़ के लोग पलायन हो चुके हैं, तो उस जगह में भी अब टाइगर पहुंचने लग गया है। तो जगह जगह पे उनका एरिया वो हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक ही टाइगर, जो मेल टाइगर है, उसके एरिया में दूसरा मेल टाइगर भी आ जा रहा है। जी, और उनका सिस्टम है, आपको मेटिंग करनी है, आपको बच्चे पालने हैं, उस दौरान अगर डिस्टरबेंस है तो बहुत चीज़ें मैटर करती है वाइल्ड लाइफ को अगर समझने की बात करें। जी, क्योंकि टाइगर क्या है, सॉलिटरी एनिमल है, उसको अपने एरिया में दूसरा मेल टाइगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जी, है ना। और अगर मार्किंग की हम बात करें, टाइगर ट्री मार्किंग करता है, स्क्रैच मार्किंग कहते हैं उसे। तो वो अपने को जितना बड़ा हो सकता है ना उतना बड़ा दिखा के पेड़ों पे स्क्रैच करता है। मतलब जंप करता है और पेड़ हाँ, पे स्क्रैच करता है? कई तो हमने देखे पूरा जंप करके ऊपर चढ़ जाता है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। जी, और उसने अपने को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करी है। ओके। अगर उसके पास कोई और तगड़ा मेल है, अगर उसको लगा कि मैं इसको पंगा कर सकता हूँ, तो उससे भिड़ेगा, वो भी वहीं पे मार्किंग करेगा, और वो आपस में फिर डेडली फाइट होती है। अभी एक हमारे हल्द्वानी का रिसेंटली किस्सा है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, तो वहाँ पे 2 मेल टाइगर आपस में भिड़ गए थे। तो गांव वालों ने सुना, पूरी रात 3-4 घंटे उनकी फाइट हुई है। और अगले दिन सुबह जब फॉरेस्ट गश्त में गई, तो वहाँ दोनों टाइगर डेड, मरे हुए पाए गए। ओके। क्योंकि उनको क्या है ना, अपने को बचाने के लिए भी लड़ना है, खाना सीमित है। और टाइगर एक ऐसा एनिमल है, जैसे जो 100 बार ट्राई करेगा तो 10 बार वो सक्सेसफुल होता है, जी, 10%। जी, तो उसके लिए संघर्ष अपनी लाइफ में ही बहुत बड़ा है। जी, और वहीं अगर संघर्ष इंसान बार बार उसके घर पे घुस जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। जी। अगर हम जिम कॉर्बेट के टाइगर्स की बात करें, हाँ। तो पास्ट में जो बहुत फेमस फेमस टाइगर्स रहे हैं, उनका रूल करने का तरीका क्या थोड़ा डिफरेंट भी होता है एक दूसरे से? जैसे कुछ होंगे जो मार्क लगा देंगे फिर फाइट करेंगे, फिर कुछ आपको बिहेवियर में चेंजेस भी दिखते हैं कि कुछ उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते बट कुछ और करते हैं, बट जिम कॉर्बेट पे कुछ एरिया पे उन्होंने रूल किया हो, ऐसी कोई कहानी आपके पास हो? देखिए, जैसे मतलब टाइगर को क्या चीज़ चाहिए, एक तो शिकार चाहिए, और सबसे बड़ी लड़ाई उनके लिए शिकार के लिए, शिकार और पानी। टाइगर ही एक ऐसा बिग कैट है जिसको पानी सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी हम कहते हैं कि गर्मी में पानी वाले इलाके में मत जाओ। और शायद हमने पहाड़ों में रहते हुए बचपन से सुना हुआ है, और प्लेन्स में भी, कि पानी, गधेरा, नदी के किनारे, जंगल में ना जाए। अब वो तो कहते थे कि
छल लगेगा एंड ऑल, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोरी वाइल्ड लाइफ से भी रिलेटेड है, क्योंकि ऐसी जगहों में वाइल्ड लाइफ बसेरा करती है जहाँ उसको पानी मिलता है, तो वो चीज़ है। ठीक है। जब टाइगर को ना इंसान दिखता है ओपन जीप में जा रहा है, कोई इंसान ओपन जीप में जा रहा है, सफारी करने के लिए जा रहा है, तो उसको क्या, किस तरीके से टाइगर परस्यू करता है? एक थ्रेट के तरीके से, एक प्रे के तरीके से, या फिर एक अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन के तरीके से? इसमें भी अलग अलग चीज़ है। जैसे टूरिज्म जोन है तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो टाइगर रह रहा है, पहले से रहते हुए आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। उसको ये लगता है कि यार ये हमें थ्रेट नहीं पहुँचाएंगे। एक बड़ी सी गाड़ी आ रही है, उसको बड़ा सा आकार दिखता है। हाँ, अगर वहाँ से कोई उतरता है तो दैट वुड बी वेरी डेंजरस। तो इसलिए बोलते हैं जंगल में जब जाएं सफारी गाड़ी से ना उतरें। और थोड़ा सा आपको कलर में भी अपना वो रहनी चाहिए कि एकदम, कलर का तो मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे कलर बोलते हैं कि रेड अलग कलर, ऑरेंज कलर नहीं पहनना चाहिए, उसका एक मेन कारण भी है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि डेंजर है, ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइगर साइटिंग नहीं हो रही, अगर आपके ऐसे भड़कीले कलर हैं, टाइगर ने कहीं दूर से आपका भड़कीला कलर देख लिया, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि सामने ना हो। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। जंगल सफारी करने के लिए ऐसी 4 से 5 क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं, आपको लगता है? जब वो जीप में बैठ रहा है, एक इंसान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने आया है, उसे 4 से 5 आप क्या एडवाइस करेंगे? ये तो बिल्कुल मत करो। देखो, सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि बोलते बोलते अपनी गप्पे घर की पड़ोस की ये फलाना ढिमकाना ये करनी बंद करो भाई। आप जंगल में सफारी की कॉस्टिंग देके आए हो, उसके बाद भी तुम घर की बात कर रहे हो। भाई 4 घंटे के बाद कर लो, साइलेंट होके जाओ ना जंगल में। सबसे पहले तो ये, अगर कोई जानवर भी होगा तो वो इधर उधर हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि बोलते हुए जाते हैं तो लोग, जानवर अपने आप ये हो जाते हैं। और फिर क्या है, आपकी वजह से गाइड भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी वजह से जिप्सी ड्राइवर भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो साइटिंग वो करवा सकता है, उसको लगता है कि भाई ये लोग है ही नहीं जिनको मैं कुछ आप उनकी अनुसरण नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं चाहेगा कि कुछ ऐसे वैसे। गाइड का भी इंटरेस्ट कम हो जाता है जब लोग उसे अनइंटरेस्टेड दिखते हैं। अनइंटरेस्टेड दिखते हैं, जी। ये होता है जी। और बाकी क्या है, जिम कॉर्बेट में 4 घंटे की सफारी है, तो लोग क्या अपनी रिजॉर्ट वगैरह में रुके हैं, हाई टी पहले पसंद है जी। तो हाई टी के लिए 2 घंटा पहले वो सफारी छोड़ के आ जाते हैं। ओके। और जो मेन मूवमेंट का टाइम है, आप 5 बजे जंगल छोड़ दे रहे हो, 7 बजे का गेट है। मेन मूवमेंट का टाइम है 6 से 7 बजे। जी। ये अगर मॉर्निंग की सफारी बात करें, 5:30 से 6:30 बजे का गेट है, 5:30 बजे शुरू हो जाता है। जी। लेकिन आप अपने कंफर्टेबल में हो कि भाई मैं आराम से उठूंगा, सफारी में जाऊंगा, तो भाई आपने मेन टाइम तो वैसे ही छोड़ दिया। जी। आपने एक पॉइंट तो अपना वैसे ही ख़त्म कर दिया। जी। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। और उसके अलावा थोड़ा सा जंगल की मर्यादा रखनी चाहिए। कलर अपना मतलब काफ़ी ऑलिव कलर या ग्रीन कलर में जाएं जंगल में। और गाइड का अनुसरण करें, या जो जिप्सी चालक है, लोग क्या कहते हैं कि कॉल हो रही है, अरे लोग तो ऐसी कॉल वॉल बोलते हैं, पंजे वंजे दिखाते हैं, ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द इंडिकेटर। आपको वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई टाइगर आसपास है, कॉल चल रही है, टाइगर का फ्रेश पगमार्क है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, क्या दिखेगा आपको? चाय पीनी है कैंटीन में, जाके चाय पीजिए ना, टाइगर देखने थोड़ी आए हो। जी। तो ऐसे ही कई सारे पॉइंट है। गाइड को ना सुनना, ड्राइवर की बात ना सुनना, हल्के में लेना। परफ्यूम लगाना भी लोग बोलते हैं कि परफ्यूम मत लगाओ। हाँ, परफ्यूम से क्या है ना, एक तो ये है कि ये एथिक्स नहीं है। मतलब अगर आप जंगल में जा रहे हैं, जो नेचुरल वहाँ की हवा है, बाकी लोग भी आपके जिप्सी में जा रहे हैं, वो नेचर को एंजॉय करने आए हैं, जंगल की हवा के लिए आए हो। आपके परफ्यूम सूंघने थोड़ी आए हैं। आप एक तो उनका पूरा सफारी का माहौल ख़राब कर रहे हो। जी। दूसरा क्या है, उसमें कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि मधुमक्खी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ओके। तो मधुमक्खी होती है जंगलों में, पेड़ों पे, जी। वो तुरंत एक्टिव हो गए ना अटैक कर सकती है। तो ये गलती तो कभी ना करें। देखिए, आप रील बनानी है, आप जिप्सी अलग से बुक कीजिए, या उसके बाद रेडी वेडी होइए, बढ़िया करके रील बनाओ लेकिन सफारी के साथ ये औरों का एक्सपीरियंस मत खराब कीजिए। जी। जी। जंगल को जंगल की तरह
एंजॉय कीजिए। जब टाइगर एक हंट के मूड में होता है वर्सेस एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस आते हैं आपके अकॉर्डिंग? देखो, जैसे हम सफारी में भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, टाइगर को सबसे पहले तो किसी की प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं होता है, उसका टारगेट सीधे लॉक हो जाता है। जो उसने डियर देख लिया उस पर, उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ इंसानों ने सबसे पहले डिस्टर्ब किया ना, तो वो टूरिज़्म सबसे ख़राब है टाइगर के लिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं टाइगर को, तो उसको साइलेंटली आप उसको प्रेजेंस को देखिए, क्या कर रहा है वो एक्टिविटी। वो कान बार बार टैक टैक हिलाएगा, अपनी पूंछ है ना फटफटाएगा, और बहुत ज़्यादा पास जा रहा है तो एकदम नीचे झुक के ऐसे करके। और अपने को कई बार ऐसा होता है कि शिकार अगर ओपन में है, उसको झाड़ी झाड़ी से जाना, एकदम झाड़ी झाड़ी में नीचे दुबक दुबक के जाता है। लेकिन ये है कि हमें अपना आपन ही खोलना है, हमें शांत रहना है। उसको देखिए, अपना काम करने दीजिए। आप टूरिज़्म में हैं, लेकिन आप उसके काम को डिस्टर्ब मत कीजिए। उसका बहुत बड़ी मेहनत है। जी, क्या टाइगर जब अटैक करता है बिना कोई सिग्नल दिए या वार्म अप के बिना भी कभी कभी अटैक कर देता है, या हमेशा सिग्नल देता है अटैक करने से पहले? एनिमल्स में एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे? क्या होता है ना, कई बार जैसे मतलब टाइगर छुपा हुआ है, कई बार क्या होता है, दुबका होता है एक ही जगह पे। उसको लगता है कि यहाँ पे मैं बैठ के पोखरा या फिर वाटरफॉल के पास कोई ना कोई तो डियर आएगा, तो उसमें बहुत ही साइलेंट होता है। और उसमें ये भी देखता है कि डियर या किसी को उसकी स्मेल ना जाए टाइगर को। उसको बहुत एक्टिव होके वो करता है, और जैसे ही उसको लगता है कि शिकार एकदम पास है, तो वो सडन अटैक कर देता है, क्योंकि उसके लिए विनिंग वाली सिचुएशन है या लॉस वाली सिचुएशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी। मैंने बहुत साल पहले जिम कॉर्बेट आया था दीपंकर भाई, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मुझे रिजॉर्ट का नाम भी याद नहीं है। वहाँ पे टाइगर ने क्या किया बेसिकली कि एक बिच थी, उन्होंने डॉग्स की फैमिली को पाला हुआ था रिजॉर्ट में। वो उनमें से एक ना उसके छोटे बच्चे को, पप्पी को लेके चला गया और लेके पेड़ पे जाके बैठ गया। अब वो पेड़ पे बैठ के उसने मारा नहीं उसको। वो जब रोता था ना, तो उसको उसकी कॉल आती थी बिच को। वो वहाँ पे नियर बाय रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट के पास ही पेड़ था जहाँ पे टाइगर रुक गया। तो उसने लिटरली वेट किया कि उसकी जो मदर है, जो फीमेल डॉग है बिच, वो आएगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आई, उसके पीछे और उसके 3 बच्चे आए। उसने चारों पपीज को मारा, उस मदर को मारा और फिर सबको खाया। तो ये स्टोरी अपने आप में दिखाती है कि यार एक जानवर कितना स्मार्ट है, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, प्लान कर रहा है, उसके बाद जाके किसी और के ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसी कोई स्टोरी आपने सुनी है यहाँ पे टाइगर की स्मार्टनेस की, जहाँ पे उसके आईक्यू लेवल की बात हो कि यार ये तो इंसान जैसे लेवल पे सोच रहा है और एक्शन कर रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रेक्टिफाई करूँगा। जैसे ट्री में चढ़ना एंड ऑल है, ये शायद लेपर्ड के लिए एप्लीकेबल है जी। टाइगर ट्री में नहीं चढ़ पाता है। ओके। अगर 1-1.5 साल का है तो वो ट्री पे चढ़ता है, मे बी लेपर्ड हो सकता है। जी। लेपर्ड के ज़्यादा जी चांसेस है। जी। तो ऐसा कई बार होता है। अगर हम पहाड़ों में भी बात करें ना, जब लेपर्ड है, अगर उसको खाने की खुराक नहीं मिलती है, तो पहाड़ों में बहुत हादसे हो जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को भी ले जाता है वो। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे टाइगर की, तो स्मार्ट तो इनफ है, उसी चीज़ के लिए है। उसका प्रेडेटर है, वो टॉप नॉच प्रेडेटर है। क्यों? उसको अपने शिकार को खाने की या मारने की सारी कला विधि पता है जी। वो छुपना भी जाता है जंगल में। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा जहाँ पे वो टाइगर की आंखें दिखती है जी। इतना अपने को छुपने में माहिर होता है वो। जी। और उसके अलावा ये है कि इंसानों पे अगर अटैक शुरू हो जाते हैं, तो वो इतना दूर दूर रन करता है ना, मतलब 10-15 किलोमीटर। लोग वेट कर रहे हैं इसका यहाँ, लेकिन टाइगर पहुँच गया कहीं और, बाद में वहाँ अटैक हो जाते हैं। इंसानों की तरह कहीं ना कहीं सोचने लग जाता है। बहुत आईक्यू लेवल उसका हाई होता है। ओके। आप लेपर्ड की बात हमने की कि लेपर्ड पेड़ पे भी चढ़ पाता है, और यहाँ पे लेपर्ड के अटैक्स भी बहुत कॉमन है। आप कोई ऐसी स्मार्ट स्टोरी बताएंगे जिसको सोच के लगा कि यार ये एक लेपर्ड ने कैसे कर दिया शिकार करने के लिए, यहीं के आसपास की कोई भी, जहाँ पे उसने किसी को मारा हो, किसी का जानवर ले गया हो, कोई स्मार्ट स्टोरी जहाँ पे आपको लगता है यार ये एक लेपर्ड ने कैसे सोचा और एग्जीक्यूट किया होगा? एक जगह की हल्द्वानी की बात है, वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है। तो वहाँ पे बता रहे थे कि 40 मुर्गियाँ थी, और रात को 40 की 40 मुर्गियाँ मर गई।
तो वहाँ पे सही में सोच नहीं हुई कि एक लेपर्ड ये कैसे कर सकता है। तो उसका जो कैलकुलेशन निकला कि ये है कि उसने कुछ को ऐसे वैसे फटकारा, और बाकी ये मुर्गी वगैरह का हार्ट काफ़ी कमज़ोर होता है, दहशत के मारे में भी कई जानवर मर जाते हैं। दहशत ही काफ़ी है। लेपर्ड की कहानी आप बता। हाँ, लेपर्ड की। 40 मुर्गी उसने मार दी। हाँ, मर गई। अब उसने नहीं मारी तो मतलब हाँ, हार्ट उसके फेलियर डर से मर डर से मर गई। कितनी खा ली होंगी उसने? खाई तो वो 2-4 ही ले जा पाया। हाँ। बाकी वहीं पे मिली सेम अवस्था में। विनर विनर चिकन डिनर कर दिया उसने। अब लेकिन ऐसे किस्से बहुत ही रेयर होते हैं। जी। हाँ, अब जैसे यहाँ एक जगह है सुंदरखाल, यहाँ पे टाइगर बहुत कॉमन है। तो टाइगर का आना जाना क्या है ना, यहाँ से आप जाएंगे ढिकुली रामनगर तक, इस पार हमारी कोसी रिवर है, इस साइड है जंगल। तो जंगली जानवरों को क्या है ना, ये हाईवे क्रॉस करके रिवर पे आना पड़ता है। तो वहीं एक विलेज है सुंदरखाल, वहाँ पे एक गौशाला का एरिया है। तो वहाँ पे बीते 1-2 साल पहले टाइगर ने 8 गाय मार दी एक ही रात में। अब ले जाया किसी को नहीं पाया, पता नहीं क्यों मारे, क्या भड़ास है, समझ में नहीं आया। और ऐसे ही एक किस्सा हुआ मेरे साथ। मैं सुबह सुबह सफारी के लिए निकला, यहाँ से मुझे 3:30-4 बजे जाना पड़ता है, क्योंकि यार अगर गेस्ट का एक्सपीरियंस है तो मैं चाहता हूँ कि गेट में सबसे पहले पहुँचूँ। तो मैं यहाँ से निकला, सुंदरखाल में एक गाय मृत अवस्था में थी, लेकिन मेरा वो तो था कि टाइगर क्या पता दिख जाए। अब लेकिन मैंने कहा पहले गेस्ट का एक्सपीरियंस वो नहीं होना चाहिए। तो मैं आके जब पहुँचा तो बाद में पता चला वो तीसरी गाय उसने मारी। उससे पहले 2 और मार चुका था। जहाँ उसने एक गाय मारी ना, उसके बाद लोग उठ गए, उसको भगाया, उसको दूसरी गाय मिली, उसको भी मार दिया, वहाँ से भी लोगों ने भगाया। फिर तीसरी गाय उसने रोड के पास मारी, वहाँ पे भी काफ़ी लोग आसपास रह रहे थे, उनने आवाज़ सुनी, भगाया, टाइगर गया। तो कई इलाकों में मतलब टाइगर कई चीज़ों में मतलब ऐसा अनप्रेडिक्टेबल सा जो बिहेवियर है, जैसे उसने 8-10 गाय मार दी, खाया किसी को नहीं, लेके किसी को नहीं गया। जितना टाइगर बिहेवियर पे यहाँ पे लोग स्टडी करते हैं, आप भी अब तो बहुत टाइम से वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, क्यों टाइगर ऐसा करेगा कि 7-8 गाय को मार रहा है लेकिन एक को भी लेके नहीं जा रहा है? मौका परस्त बोल सकते हैं कि मौका मिला उसको, और कहीं ना कहीं से किसी ने उसको अपने साथी को बचाने की कोशिश करी, तो उसने सब कोई मूड स्विंग हो जाते हैं टाइगर मूड के? स्विंग हो जाते हैं, बहुत मूड स्विंग हो जाते हैं। क्या महीना या क्या डेट से जब उसके मूड स्विंग हो जाते हैं? देखिए, टाइगर का सबसे ज्यादा मूड स्विंग होता है। अगर हलचल की बात करो हमारे बफर एरिया में जी, विंटर्स मेटिंग टाइम रहता है, और वो फीमेल के लिए कुछ भी कर सकता है जी। मेल। और फीमेल का हमने ये बिहेवियर देखा है, फीमेल उस मेल से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। कई बार फीमेल क्या है ना, गांव के आसपास घरों के बगल पे रहना स्टार्ट कर देती है अपने बच्चों को पालने के लिए। लेकिन टाइगर तब भी बार बार ना गुर्राते हुए, पूरी रोर करते हुए, कई गाँव है यहाँ पे जो पूरी रात आवाज़ सुनी है, हमने भी कई बार सुनी है। उसके बाद सीन ही अलग होता है। लेकिन टाइगर क्या है, टाइगरेस अपने बच्चों को तो बचाती है, लेकिन बाद में उसको फेक मेटिंग के लिए उस टाइगर के पास जाना पड़ता है। जी, इससे से जुड़ा हुआ ना मेरा अगला सवाल है, जब भी कोई टाइग्रेस होती है वो अपने कब्स को बचाने के लिए मान लो ह्यूमंस के पास आ जाती है, लेकिन अपने कब्स को बचाने के लिए आसपास मेल टाइगर है, वो मूवमेंट से अपने आप को बचाने के लिए ये सब कैसे हैंडल करती है टाइग्रेस? टाइग्रेस क्या है ना, बहुत चालाक है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। वो अपने बच्चों को ले जाती है एक जगह पे, फिर पूरा ना बहुत बड़ा एरिया वो सैंड मार्किंग करती है, अपनी प्रेजेंस को ना भटकाती है मेल टाइगर से। और मेन जो अड्डा है ना, वो ऐसा कर देते कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, पूरा एरिया घुमा दिया, टाइगर को घुमा दिया जहाँ जहाँ उसको घुमाना था। उसके बाद उसको जाके पार के इलाके में जाएगी, आ भाई, फिर ये फेक मेटिंग करते हैं। उसके बाद टाइग्रेस इज़ वेरी मतलब प्रकृति की देन है, वो फॉल्स मेटिंग के बाद खुद का अवर्सन भी जानती है। तो वो घास वगैरह उल्टी वॉमिट वगैरह करके या अपने को कष्ट देके जो बच्चा होने की संभावना होती है उसको शून्य कर देती है। तो ये चीज़ भी है। अरे, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने फैक्ट बताया।
हम ना अलार्म कॉल्स की बात करते हैं दीपांकर जी। जंगल में, जिम कॉर्बेट में, किसी भी नेशनल पार्क में सब कुछ अलार्म कॉल्स के अराउंड बहुत बेस्ड होता है कि अलार्म कॉल्स आएंगी, उसको पढ़ना है, गाइड उसके हिसाब से ही बताता है कि आपको यहाँ साइटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। अलार्म कॉल जनरली जो की जाती है, सांभर करेगा या चीतल करेगा या लंगूर अलार्म कॉल करेगा। ये सांभर वर्सेस चीतल वर्सेस लंगूर की जो अलार्म कॉल है, इनमें क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग? एक एक्सपर्ट ट्रैकर कैसे इसको पहचान पाता है? देखिए मतलब अगर हम बात करें सांबर, चीतल और लंगूर, जी तो लंगूर क्या है ना, ट्री में बैठा है और वो कलर को इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेता है। तो वो टाइगर को देखते हैं ना दूर से, इज लाइक सीसीटीवी, हाँ, वो दूर से अलार्म कॉल कर देता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, तो उसको हम 90-100% ही मान लो, लंगूर की सबसे परफेक्ट अलार्म कॉल है। आसपास कोई प्रेडेटर 100% है जी। और वहीं अगर हम बात करें सांबर डियर, सांबर डियर कभी कभी तो ऐसे है कि सख्ते में भी कर देता है एक आध कॉल, लेकिन अगर वो बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, तो मतलब 70-80% चांसेस है कि प्रेडिटर देख के ही कर रहा है। सांबर डियर देख के मैक्सिमम कॉल करता है। और स्पॉटेड डियर का क्या है, वो हवा के साथ स्मेल लेती है, तो कई बार हवा के झोंकों में उसको टाइगर की स्मेल आती है, तो वो भी कर लेती है अलार्म कॉल। उसको हम 40-50-60% के रेशियो में मानते हैं कि टाइगर उसके आसपास है और टाइगर कभी भी आ जाएगा। लेकिन सांबर डियर बोल रहा है तो मतलब टाइगर है, और लंगूर बोल रहा है तो कंफर्म ही टाइगर है या लेपर्ड है। क्या टाइगर जो रिवर बेड्स होते हैं या एम्बुश जोन होते हैं, उसको एक समर टाइम में अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक जोन की तरह इस्तेमाल करता है? टाइगर क्या है, जैसे मतलब जंगल की अगर हम बात करें तो जैसे सफारी जोन्स हैं, तो वहाँ पे नेचुरल रिवर नहीं है कई जगह पे जी। तो वहाँ पे वाटर हॉल्स होते हैं, जिसको सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरह, और टाइम टू टाइम देखा जाता है पानी कहीं कम तो नहीं है, क्योंकि टाइगर का भी आसरा है, अन्य जीवों का भी आसरा है, तो हर कोई डिपेंडेड एक वाटर हॉल पे रहता है। तो उस वाटर हॉल में एक दो टाइगर रहते हैं जो उस पानी के बेस में रहते हैं, और उसको पता है कि टाइगर ने ऑब्जर्व किया है कि टाइगर जहाँ पानी पी रहा है उसके आसपास अन्य जीव भी पानी के लिए आ रहा है, तो उसी एरिया के आसपास ना छुप के शिकार की ताक में रहते हैं। इजी हंटिंग कह सकते हैं उसे, उसको भागना नहीं पड़ता है। कोई पानी पीने आया, वो अपने को ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ से उसकी हवा भी ना जाए, अपने को छुपा दिया, उसके बाद जो आया उस पर एम्बुस की तरह ही बैठता। आपको पता है टाइगर एम्बुस हंटर है, घात लगा के ही वार करेगा जी। तो उसको जब मौका मिलता है गला पकड़ लेता है। ठीक है। अब टाइगर जो नाइट और डे टाइम में, क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है? बेसिकली रात होते ही क्या उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है या एग्रेशन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? देखिए टाइगर को जो विजन होता है नाइट में हमसे 6 गुना होता है, तो रात में नॉक्टर्नल एनिमल है, तो रात में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है वो। तो उसको पावर ही मतलब अगर हम बात करें तो मेन पावर है नाइट की है, नाइट में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और बाकी डे में भी सफारी एरियाज में देखने को मिल जाता है। जी। अभी कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट की अगर एरिया की मैं बात करूं, तो यहाँ पे टाइगर्स की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने की वजह से जो टेरिटोरियल फाइट होती है उनमें, कि जैसे मैंने आपको बताया 50 से 80 किलोमीटर एक नॉर्मल सुनने में आता है कि इतना एरिया है, क्या टेरिटोरियल फाइट जो उनमें आपस में होती रहती है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? उस वजह से भी टाइगर्स मारे जाते हैं, फर्टिलिटी रेट बढ़ गया है क्योंकि उनमें एरिया की लड़ाइयाँ टाइगर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मेरा एरिया है तेरा एरिया है टाइप्स? हाँ, ऐसे केसेस कई बार देखे जाते हैं। जो मेल डोमिनेट टाइगर एरिया है वहाँ पे मेल टाइगर आपस में लड़ते हैं और आपस में फाइट में मारे जाते हैं। तो टाइगर की अगर डेंसिटी की बात करें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखता है टाइगर की। जो 2022 की गणना थी उसमें 260 प्लस टाइगर थे। आज के डेट में तो वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करती है। जगह जगह पे ट्रैप कैमरा, वॉचर्स होते हैं जो पैदल पैदल जाके देखते हैं कहीं पे कोई टाइगर घायल तो नहीं है, कोई अन्य जीव वाइल्ड लाइफ घायल तो नहीं है।
तो उसके लिए उनकी टीम भी रहती है जो मॉनिटरिंग कर रही है। और जब लगता है कि यहाँ से टाइगर थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो ये हमारा जैसे मतलब कि मेन फीडिंग एरिया है। जिम कॉर्बेट इज फीडिंग एरिया ऑफ द अदर नेशनल पार्क नियर बाई उत्तराखंड। तो अगर यहाँ टाइगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वो अदर पार्ट में जैसे राजा जी में शिफ्ट करता है। अभी लास्ट 1 ईयर बिफोर 5 टाइगर शिफ्ट किए थे, अभी प्लान में है 5 टाइगर और शिफ्ट किए जाएंगे राजा जी में। अगर लगेगा कैपेसिटी और बढ़ रही है तो कहीं और अन्य जगह पे शिफ्ट किए जा सकते हैं। चलो भैया, फाइनली लाइट भी आ गई यार अब तो, और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो टाइगर की ट्रैकिंग होती है उसमें पग मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? पग मार्क्स देख के क्या टाइगर की एज, वेट या उसके मूड के बारे में कुछ बताया जा सकता है? देखिए, टाइगर की जो पहले ट्रैकिंग होती है ना, पहले काउंटिंग होती थी, उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड थी पग मार्क। तो उसको पहले एकदम प्रिजर्व किया जाता था बॉक्स से, उसके बाद उसका आकार वगैरह लेके टाइगर के बारे में जाना जाता था कि मेल है, फीमेल है, क्या अप्रॉक्स एज होगी, बड़ा है, छोटा है। लेकिन अब कई मेथड है जिससे टाइगर ट्रैकिंग होती है, जैसे ट्रैप कैमरास है। आज की डेट में सबसे बेस्ट ट्रैप कैमरा चलते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना टाइगर काउंटिंग में यूज करता है। तो अभी भी दोनों मेथड काम करती है, लेकिन सबसे अगर सटीक मेथड बोले तो ट्रैप कैमरा आजकल यूज हो रही है। ओके भैया, अब ना थोड़ा सा ना लेपर्ड्स पे और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे बात करेंगे। हाँ, टाइगर्स पे ना बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है। बट यहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर आप उनकी बातें सुनो या अटैक्स देखो, जो कि आप हमसे ज़्यादा समझते हो गए, वो बोलते हैं कि लेपर्ड जो है उनसे ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा अटैक्स करता है, ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वो साइलेंटली बहुत अपने विक्टिम के पास पहुँच जाता है और उसके बाद अटैक करता है। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? जैसे लेपर्ड का आपने बताया कि टाइगर का साइज बड़ा है और लेपर्ड का अमूमन काफ़ी छोटा साइज है, तो लेपर्ड अपने को छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। प्लस उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पेड़ों में चढ़ सकता है, तो अपना पास कोई आने जाने वाला शिकार को वो दूर से ही ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि लोग अमूमन रास्तों में देखते हैं लेकिन पेड़ों पे किसी की निगाहें टिकनी बहुत मुश्किल होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आज की डेट में लेपर्ड अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उनकी क्या है ना, मतलब एक तो लेपर्ड का क्या है कि एडप्ट कहीं भी हो जाता हो, बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में रहने के लिए काबिल होता है। उसको ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कुछ चाहिए। वो अगर आप बात करें इंडिया में कहीं भी एडप्ट एक एनिमल सिर्फ ऐसा है जो लेपर्ड है, कहीं भी रहता है। उसकी वेराइटीज़ भले ही डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन कहीं भी छुपने का माहिर, छोटी सी जगह में रहने का माहिर और लंबी छलांग, तो एकदम ये टाइगर की तुलना में काफ़ी एक दीपांकर जी, जो लेपर्ड की कैपेसिटी है, हाँ, जो लेपर्ड की कैपेसिटी है एक पेड़ के ऊपर तेजी से चढ़ जाने की या क्लाइम कर लेने की या ग्रास लैंड में बहुत ज़्यादा छुप के रहने की उसकी कैपेसिटी है, वो इंसान को कितनी दूर से स्टॉक कर पाता है ये सब करते हुए? देखिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। एक तो अपना सुंदरकाल का है, एक बार की बात है, डॉग मारा था उसने और वी वर देयर, मतलब एक चाय की दुकान में हम बैठे थे और वो सेकंडों में लेपर्ड पेड़ पे चढ़ा है और अपना शिकार जो डॉग था ना उसको सेकंडों में वापस लेके चले गया है और पता तक नहीं चल पाया। और एक सिचुएशन हुई थी मेरे यहाँ अल्मोड़ा के पास एक जगह है, एक गुलदार वैली पातली बगड़ करके गाँव है। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना वो को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, उनको पता है कि लेपर्ड यहीं रहता है, रिवर के पार उसकी डैन है। तो एक बार मैं गया था उसी जगह पे, तो वहाँ पे क्या है ना, एक दिन पहले हमने देखा था वो कैटल लेके गया और उसने अपना खाने के लिए वहाँ करा, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैं गया उसी जगह पे, उसके बच्चे थे 2 और छोटी सी एक डैन बनाई थी उसने। तो लेपर्ड के बच्चे नीचे खेल रहे थे, लेकिन क्या है ना, एक गांव का रास्ता था सडन, मतलब जो एरिया होता है ट्रैक, वो रास्ता जा रहा था। लेकिन वहाँ पे कुछ टूरिस्ट आ गए जो कि खेतों की तरफ घूमते फिरते आ रहे थे। लेपर्ड को मैंने दूर से देखा, ऑब्जर्व करा, मैंने एक वीडियो भी बनाई उसमें। लेपर्ड ने तुरंत क्या प्रतिक्रिया करी ना, अपने बच्चों को सबसे पहले डैन के अंदर ले गए, डैन के अंदर भेजा है और उसके बाद मुंह खोलते हुए इंसानों की तरफ गुर्राते हुए जा रहा था। हमने लोगों को वहाँ पे वार्न करा, वापस आओ, चिल्लाया हमने बहुत ज़्यादा। उसके बाद कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाए लोगों से, लोग वहाँ से वापस आए
अदरवाइज अगर थोड़ा और आगे आते, बच्चे बचाने के लिए यार कोई भी कदम उठाना पड़ता है वाइल्ड लाइफ को या इंसान को भी, किसी को भी, अगर जहाँ पे उसको डर होता है। कॉर्बेट की जो बाउंड्री है ना दीपांकर जी, उस पे सबसे ज्यादा लेपर्ड के कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं, जबकि टाइगर जो है वो अपने जोन के अकॉर्डिंग ज्यादा अटैक्स करता है। अगर कोई उसके जोन में आएगा तो अटैक करेगा। ऐसा लेपर्ड और वर्सेस टाइगर में क्यों डिफरेंस होता है ये? जो मेरे समझ में है, टाइगर क्या है ना, जंगल, घने जंगलों में रहता है और वो आबादी के समीप बहुत कम आता है। बहुत कम क्राइटेरिया होता है जब आबादी में आता है, और मैक्सिमम जितने हम टाइगर अटैक देखते हैं ना वो जंगल में ही होते हैं, जंगल के समीप ही होते हैं। 1% होगा कि घर के आसपास हुआ है। अमूमन मतलब सारे जितने अटैक देखे जाते हैं ना जंगलों में देखे जाते हैं। लेकिन लेपर्ड के अंदर क्या हुनर है, अपने को कहीं भी छलांग मार के कहीं भी घुस सकता है। उसको अगर अपना शिकार नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चों पे भी वो अटैक कर सकता है। तभी हम यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको ये ज़रूर बोलते हैं कि अपने बच्चे को ना कभी भी शाम के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। कहीं पे भी खतरा बन सकता है और अनप्रिडिक्टेबल है। जी, जब टाइगर वर्सेस लेपर्ड का आपस में एनकाउंटर होता है, यानी उनकी लड़ाई होती है, तो लेपर्ड जो है ऑब्वियसली कमज़ोर है, तो सर्वाइव करने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करता है? देखिए, अमूमन मतलब देखा जाता है जो टाइगर का एरिया है उस एरिया में लेपर्ड बहुत कम देखे जाते हैं, और अगर कभी खुदा ना खास्ता दिख भी जाता है तो लेपर्ड की ये यूनिक थॉट है और वो अपने को पेड़ पे छुपाना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टाइगर पेड़ के नीचे ही घंटों वेट करता है उसी लेपर्ड का, और लेपर्ड नीचे आता है तो दबोच लेता है। लेपर्ड का टाइगर के द्वारा किल करना भी बहुत बार कॉमन चीज़ देखी जाती है। जी, क्या भैया आप कॉर्बेट में ही रहते हैं और आप इतना घूमे हैं, क्या कभी कॉर्बेट में आपने मैनलिस्टिक ब्लैक लेपर्ड या डिफरेंट धारियों वाले लेपर्ड को देखा है, स्पॉट किया है, जो आपको लगा यार ये यहाँ पे कैसे दिख गया मुझे? नहीं, मैंने पर्सनली तो नहीं देखा है, लेकिन लोगों ने बहुत बताया है इसके बारे में। जगह जगह में मैंने सुना है कि ब्लैक लेपर्ड उनने स्पॉट किए हैं, लेकिन आज तक कॉर्बेट की हिस्ट्री में या फिर ट्रैप कैमरास में ऐसा कभी स्पॉट नहीं हुआ है रिकॉर्ड में। आपके एक्सपीरियंस में जब लेपर्ड आई कांटेक्ट करता है या फिर किसी पे अटैक करने वाला होता है, घूर रहा होता है, तो उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? जब वो आई कांटेक्ट कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है एक लेपर्ड, तो उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? देखिए, लेपर्ड अगर हमारे बहुत समीप है और आई कांटेक्ट है ना, तो वो सीधे मतलब अटैक कर सकता है। लेपर्ड ऐसा है कि अटैक करने में ज़्यादा सोचता नहीं है एज़ कम्पेयर टू टाइगर। टाइगर थोड़ा सा उस चीज़ को विराम दे देता है, लेकिन लेपर्ड बहुत अटैकिंग पोजीशन में है, या अगर वो ह्यूमन को देख रहा है कि बहुत पास है तो वो चढ़ जाता है, मतलब अटैक कर देता है कई बार। तो इसलिए हम बोलते भी हैं कि लेपर्ड से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस बनाएं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या भैया, जो माउंटेन वाले लेपर्ड्स हैं या स्नो लेपर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, वर्सेस जो प्लेन लेपर्ड्स हैं, कॉर्बेट के जो हिली रीजन में कुछ कुछ जगहों पे रहते हैं, उनका एग्रेशन लेवल कुछ अलग होता है क्या? एग्रेशन लेवल ये है कि जो स्नो लेपर्ड है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में होते हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम होती है, तो वहाँ पे उनका ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उतना कम हो जाता है, क्योंकि आबादी एक तो बहुत कम है, ऊपर से स्नो लेपर्ड का साइज अमूमन नॉर्मल लेपर्ड से बहुत कम होता है। तो यूजुअली स्नो लेपर्ड के तरह अटैक केसेस इंडिया में ना के बराबर हैं, लेकिन जो नॉर्मल लेपर्ड है वो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है, तो वो घरों के आसपास अमूमन दिखा जाता है अगर उसको मौका मिलता है। कोई गलती या फिर कोई, एक हल्द्वानी का एक किस्सा मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे एक सिटी है हमारी हल्द्वानी, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से पहले, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे ट्रैक जा रहा है, उसके नीचे एक बस्ती बसा ले लोगों ने, इलीगल बस्ती कहेंगे क्योंकि कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, और रेलवे लाइन के जस्ट नीचे वो जंगल में बसे हुए हैं, बाजू से उसके गोला रिवर जा रही है, लेकिन वहाँ लोग बसे हुए हैं, कोई लाइट वगैरह नहीं है। एक सडन 2 साल पहले मैंने इंसिडेंट रिकॉर्ड भी करा था। एक फादर अपने बच्चे को लेके टॉयलेट कराने के लिए आता है, 6-7 साल का बच्चा रहता है, 12 बजे की बात होती है रात को। अब लेपर्ड उस एरिया में पहले से दिख रहा था, लेकिन लोगों ने वो चीज़ अवॉइड करी, और बाद में पता चला कि वो जो फादर है वो ऑलरेडी ड्रंक थे, तो उन्होंने बच्चे को अपना ना टॉयलेट करने के लिए अलग से छोड़ दिया। और लेपर्ड मौका परस्त होता है, उसको मौका मिला, वो बच्चे को लेके बहुत दूर चले गया, उसके बाद बचना नामुमकिन है। अच्छा, जो
छोटी हाइट के लोग हैं, अक्सर पहाड़ों में देखा जाता है कि लोग यूजुअली थोड़ा छोटी हाइट के होते हैं, गाय भी थोड़ा छोटी हाइट की होती है। क्या लेपर्ड छोटी हाइट के लोगों पे ज्यादा अटैक करता है? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? लेपर्ड है या टाइगर है, उनको अपने से बड़ी चीज़ थोड़ा सा भयावह लगती है। तो छोटी चीज़ को ये होता है कि उनको इजी एक्सेस होता है, उनको लगता है कि ये मेरी कैपेसिटी में है तो मैं अटैक कर सकता हूँ। तो इस वजह से भी कई बार देखा जाता है छोटे छोटे कैटल या महिलाओं को खासकर लेडीज़ को ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं टाइगर या लेपर्ड एज कम्पेयर टू मेंस। जी, हमने भैया अभी स्नो लेपर्ड की बात की। हाँ। मैं आपके इंस्टाग्राम को ना खंगाल रहा था, थोड़ा रिसर्च हम भी करते हैं, तो मैंने देखा हमने स्नो लेपर्ड्स की वीडियो डाली हुई जो कि उत्तराखंड में, लद्दाख में देखे जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। बट स्नो लेपर्ड्स की उत्तराखंड में साइटिंग, उस स्टोरी के बारे में बताइए, कैसे हुई, क्या हुई? भैया देखिए, मतलब ये काफ़ी अनकॉमन सी एक साइटिंग है जो कि आज तक हिस्ट्री में शायद रिकॉर्डेड नहीं है, जो हमने रिकॉर्ड करी। हम गए थे तुंगनाथ मोनाल शूट करने, मैं और मेरा फ्रेंड राहुल साथ में थे, और हर्षित एक उसका कजन ब्रदर भी था। तो दे डिसाइडेड कि यार नीति जाते हैं और वहाँ होली मनाते हैं। तो मतलब घर से थोड़ा प्रेशर था कि यार होली में घर आओ, कभी ऐसा बहुत अमूमन होता है कि होली में घर ना जाए। लेकिन मैंने कहा यार चलो यहाँ तक आए हैं तो कुछ अलग चीज़ हम देखेंगे। तो हमारा एंजॉय करने का था कि होली हम कुछ ऐसी जगह पे देखेंगे जहाँ आज तक गए नहीं। और जब गए ना तो थोड़ा थोड़ा उस जगह के बारे में हमने ये समझा, जो वो एरिया है वो विंटर माइग्रेट करते हैं वहाँ के लोग 6 महीने के लिए, ट्रेडिशनल है बहुत सालों से। तो वो गांव छोड़ देते हैं। तो गांव में जीरो आबादी है। अगर हम बात करें हमें ह्यूमन क्या मिले वहाँ पे, आईटीबीपी आर्मी। तो आर्मी में भी हम मिले, आईटीबीपी में भी मिले। आईटीबीपी वालों के साथ अपने होली सेलिब्रेट करा। उसके बाद अपने 2 ट्रैकिंग के दोस्त थे, आकाश भाई और प्रांजल भाई, जो कि वहीं पे रहते थे। तो वो काफ़ी सालों से ना स्नो लेपर्ड की तलाश में थे। अब मैं वहाँ घूम रहा था, मतलब सुबह मैं क्या है ना, कुछ नई जगह में जाता था, मुझे है कि भाई सुबह जल्दी बेड छोड़ो और आसपास का मुआवना करो। तो मैं मुआवना करने लग गया और मुझे वहाँ लगा कि स्कैट है, और वो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि यार लेपर्ड की स्कैट जैसी लग रही है क्योंकि उसमें बाल थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार स्नो लेपर्ड हो सकता है। तो वहाँ फिर हम गए, आकाश भाई लोगों के वहाँ मिले। उसके बाद हमने होली समारोह जो दिन में बनाया था उसको एंड करा उनके वहाँ पे, ये मलारी से थोड़ा सा आगे। और जब हम बैक आ रहे थे ना, राहुल और मैं एक गाड़ी में थे, वी जस्ट डिस्कसिंग यार यहाँ स्नो लेपर्ड भी आते हैं, वी हैव टू लर्न मोर अबाउट दिस। अगली बार आएंगे स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए आ रहे थे। हमने वो मोड़ बातों में ही कट करा है, और एक ब्रिज था जो मलारी को कनेक्ट कर रहा था। मेरा सबसे पहले एक्सप्रेशन, भाई क्या स्नो लेपर्ड, और ब्रिज में चल रहे 3 स्नो लेपर्ड। मैंने राहुल से बोला भाई, मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ा सा वहाँ पे। अब ब्रिज का ऐसा था ना कि अगर थोड़ा सा छूट गए तो गायब हो जाएंगे, उनको फिर ट्रैक करना इज वेरी, क्योंकि वो हिमालय के घोस्ट माने जाते हैं, घोस्ट ऑफ द माउंटेन जी। तो हमारा ये आइडिया पता नहीं क्या चमका, स्नो लेपर्ड ने वहीं से बैक कर दिया, और हमारी गाड़ी के आगे हमें 3 स्नो लेपर्ड जाते हुए दिखे, जिसमें से 2 सब अडल्ट कप थे और एक स्नो लेपर्ड था जो कि माँ थी। तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा क्योंकि बहुत रेयर साइटिंग है, और इससे क्या है ना, एक नया दायरा खुलेगा हमारे उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन को लेके, कि दिन में आप लोग स्नो लेपर्ड के लिए लद्दाख के अलावा उत्तराखंड में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीपांकर भैया, अब हम अपने लास्ट राउंड की तरफ आ गए, जहाँ पे रैपिड फायर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके जवाब देना है। ठीक, स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। कॉर्बेट का सबसे क्रीपी और हॉन्टेड सा जोन कौन सा है, जहां आपको खुद भी जाने से थोड़ा सा लगता है यार यहाँ जाके तो मुझे भी फियर सा फील होता है? देखो कॉर्बेट, मुझे तो मतलब पर्सनली ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन कुछ जोन के बारे में मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा जी। लेकिन मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस हुआ था। कॉर्बेट से सटा हुआ एक हमारा इको टूरिज़्म जोन है, तो वहाँ पे स्टे किया था। तो वहाँ पे रात को मैं पूरे बंगले में अकेले रुका था। मतलब वो ऐसा बंगला था जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में बना था जी। और जिम कॉर्बेट जी और चैम्पियन साहब भी वहाँ पे रुके थे, और वहाँ मैं अंदर सोया था। दरवाज़ों की अलग अलग जगह से खुलने की बार बार आवाज़, साउंड आ रही थी, और मैं सो नहीं पाया था। और उसके बाद मुझे उस जगह की काफ़ी सारी स्टोरीज सुनने को मिली थी हॉन्टेड। और एक अंकल थे जानने वाले, वो रेंजर रह चुके थे, और उन्होंने अपना वाक्य भी बताया। तो
वो बेड में सोए थे तो कोई आके उनको सडन उठा के उनसे वार्तालाप करने लग गया और उन्होंने कुछ जवाब भी दिए उसे। और बाद में जब उठे तो सुबह का टाइम था और सडन। ओके, आम इंसान जा सकता है उस बंगले में, रुक सकता है? अभी के टाइम में नहीं रुक सकता है, इन फ्यूचर में बी इट विल बी रीओपन। क्या नाम है उसका? उसका देखिए मतलब किसी भी जगह को मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगा कि जी। हाँ, पर्सनली मैं आई विल। इट्स ओके, ओके ओके, ऑफ कैमरा हम बात कर लेंगे, आप बता देना। ओके, मेरा अगला रैपिड फायर आपसे क्वेश्चन है कि जो टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट या स्लॉथ बेयर होता है, किसमें सामने अगर वो आपके एकदम से आ जाए तो सबसे ज़्यादा आपको डर लगेगा कि यार ये कैसे सामने आ गया? देखो मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं जिससे मुझे डर लग सकता है तो उसको मैं क्रम में बता रहा हूं आपको। स्लॉथ बेयर, और बाई फुट की बात कर रहा हूँ। स्लॉथ बेयर, एलिफेंट, लेपर्ड एंड देन टाइगर। टाइगर तो मतलब एक तरीके से किंग हो गया, सबसे लास्ट में आपने उसको रख दिया। टाइगर मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि ही इज़ वेरी जेंटल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट में बहुत सारे सफारी के जोन्स हैं, आपको क्या लगता है, बीइंग समबडी हु इज एन एक्सपर्ट हियर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी का सबसे अंडररेटेड जोन कौन सा है, जहाँ पे जाने के बाद अच्छी साइटिंग हो सकती है, अच्छा मसाला लोगों को मिल सकता है, जानवर देख सकता है, बट लोग जाते कम है? देखिए जो हमारे रामनगर के आसपास के जोन हैं दे आर वेरी वेल पॉपुलर, लेकिन कॉर्बेट का एक हिस्सा है जिसे KTR बोलते हैं, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे 2 जोन हैं, पाखरो एंड हल्दू पड़ाव। तो मेरा इन फ्यूचर में भी टारगेट रहेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का, और मैं उसको लोगों को रिकमेंड भी करूँगा कि मस्ट ट्राई। काफ़ी अंडररेटेड और काफ़ी आइसोलेटेड एरिया है। आपके कैमरा गियर में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या लेंस आपका रहता है जब आप जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शूट करते हैं उसके लिए, और क्या क्या गियर आप कैरी करते हो? तो जैसे मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ अपना निकॉन का D500 जो कि DSLR है, उसके साथ मैं निकॉन का 200-500 mm लेंस को यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा एक हमारा टेम्ब्रॉन का G2 है जो कि थर्ड पार्टी लेंस है, 150 एंड 600 mm, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसके अलावा GoPro यूज करते हैं क्योंकि आज की डेट में अगर ब्लॉगिंग करना है यू मस्ट बी हैव अ DSLR और GoPro। फोन इज़ नॉट अलाउड इन जिम कॉर्बेट। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो लोग करते हैं, ऐसा क्या मिथ है एक जो लोगों को रहता है और आप उसे ब्रेक करना चाहोगे अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आना चाहता है? तो लोग क्या है ना, सीधे सोचते हैं कि यार सीधे टाइगर की फ़ोटो खींचनी है। तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि टाइगर के बढ़ के भी कई चीज़ें हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों को भी लेके एकदम पॉपुलर हो सकते हैं या फिर वायरल हो सकता है। किसी भी चीज़, एक छोटे एनिमल का भी अगर हैबिटाट देखेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारी कहानियाँ बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जैकॉल है जिसको हमने हाइब्रिड जैकॉल को मेटिंग करते हुए देखा, जिसका मैंने नाम भी दिया था डोजा। जी, तो वो भी एक अपने आप में रेयर शॉट है और काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा बहुत सारी बर्ड्स है और कई ऐसी बर्ड्स भी है जो कभी रिपोर्टेड नहीं होती, अगर उनको आपको खींचा तो यू मस्ट बी मोर पॉपुलर देन टाइगर। आपकी ब्लैक जैकॉल की जो डिस्कवरी है वो तो न्यूज़पेपर में छपी, बहुत सारे मीडिया वाले आपके पास आ गए, कैसा मोमेंट था जब लोग आए, ब्लैक जैकॉल को आपने फोटोग्राफ किया और लोगों को बताया कि यहाँ पर मौजूद है? देखिए वो मैंने कुछ टाइम पहले देखा था तो मैंने मतलब उसको काफ़ी अननेचुरल समझा था, और लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैंने खींच नहीं पाया। तो उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है हल्द्वानी का, तो उसके घर के आसपास उसने कहा यार दादा कुछ तो दिख रहा है अलग से ही। मैं सडन उस इलाके में आया और मुझे उसको ढूंढते हुए 2-3 दिन लग गए थे अकेले। मैंने जब मॉर्निंग में गया तो उसको साइटिंग करी मैंने। पहले तो मैंने कहा भाई क्या है ये, आपको मैं फ़ोटो भेजूँगा, आप दर्शक को भी दिखा सकते हो। तो उसके बाद जब मैंने देखा ना कि यार ये तो जैकॉल के साथ घूम रहा है, उसकी बस्ती में रह रहा है और एकदम डॉग से मिलता जुलता है, तो फिर बाद में मैंने उसको पूरी फैमिली को एनालाइज करा 1-2 साल तक। फिर बाद में देखा कि ये स्ट्रीट डॉग्स और जैकॉल का मिक्सर है, हाइब्रिड है। तो उसको हमने नाम दिया डोजा, डॉग एंड जैकॉल। नाइस नाइस नाइस। रात के 2 बजे या 3 बजे आप अगर आ रहे हो कभी, और जिम कॉर्बेट जो नेशनल फॉरेस्ट है उसके एज पे आपने सबसे खतरनाक कोई वॉइस सुनी है? देखिए भैया मतलब कई बार क्या होता है ना, एक आउल की आवाज़ है, काफ़ी चीखती हुई आवाज़ है, तो उसको लोग हॉन्टेड करार दे देते हैं। तो कई बार ऐसा फील भी करते हैं लोग कि ये हॉन्टेड है।
और कई बार झन 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 पायल की आवाज़ बोलते हैं तो एक सिकाड़ा करके झिंगू टाइप के कीड़े होते हैं जिनकी आवाज़ एकदम वेird लगती है, तो उसको लोग हॉन्टेड बताते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये है, जैसे मैंने आपको जाते हुए भी बताया था कि लोगों के बड़बड़ाने की आवाज़ मैंने धनगढ़ी के पास सुनी थी जी वो मेरे लिए काफ़ी एकदम हॉन्टेड फील करवाई। जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उल्लू इंसान की आवाज़ निकाल सकता है, बहुत ही एकॉल्ट प्रैक्टिसेस में तो यूज़ होता ही है, वो तो जानी पहचानी बात है। आप कैसे इस मिथ को देखते हैं कि क्या उल्लू इंसानों की आवाज़ निकाल सकता है एक्चुअल में? नहीं, देखिए इंसान की आवाज़ उल्लू नहीं निकाल सकता है, लेकिन कुछ बर्ड्स है जो मिमिक्री करती है। एक दो बर्ड्स है जो मतलब हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती, अदर कंट्रीज़ में पाई जाती है, जो थोड़ा थोड़ा मिमिक्री करना जानती है। तो कई बार ट्राई करती है, अगर इंसान बड़बड़ा रहे हैं तो उसको वैसे ही आगे शेयर करती है। जी। आपकी इस जर्नी का कोई इंसिडेंस जो आप दोबारा कभी दोहराना नहीं चाहोगे, आपको लगेगा यार कहीं भी चला जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ तो बहुत ही बस बच गया आज मैं? नहीं, देखिए मतलब जितने इंसिडेंट हुआ है, अगर मैंने देखा है कि कहीं पे बच गया हूँ, भले ही वो हालत ऐसे थे कि पैदल या साइकिल की बात करें, लेकिन उस जगह में मैं दोबारा भी गया हूँ कि ये चीज़ है तो आई कहाँ से, तो उसको मुझे फिर इनकाउंटर करने का मन करा, तो मैं दोबारा से जाने की मेरी एक बहुत बड़ी रुचि रहती है, दोबारा से उस चीज़ को फिर से फील करने की। ओके। दीपांकर भाई, आप ये एक बात बताइए, जो आपका पेज है वाइल्ड लाइफ डी जोन, उसका नेक्स्ट बिग एम क्या है? क्या करना चाहते हो? फ्यूचर रोड मैप क्या है आपके यूट्यूब चैनल का अगले 3 से 5 साल में? देखिए मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने एरिया में या नियर बाई फॉरेस्ट है उसको एज मच प्रमोट अपने एंड से कर सकूं। उत्तराखंड में थोड़ा सा कई चीज़ें हैं जो मतलब एकदम अंडररेटेड जगह हैं, उसको मैं प्रमोट करना चाहूँगा, ताकि लोगों के साथ भी कई जगह हैं, कई विलेज है जो काफ़ी अंडररेटेड है, या फिर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरा ये एम भी है कि जितना हमारा तराई का एरिया है, तराई फॉरेस्ट, वहाँ पे बड़े से बड़े एक्सपीडिशन में लोगों को लेके जाऊँ। मेरा टारगेट एरिया तराई है, तराई फॉरेस्ट। आपका एक फाइनल मैसेज जो इस पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं और जिम कॉर्बेट में आएंगे, तो वो क्या तैयारियां अपने साथ करके आए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो ध्यान रखें एज ए टूरिस्ट जिम कॉर्बेट में आते हुए? देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक थोड़ा सा लिटिल होमवर्क, हम कहीं भी जाते हैं, मैं पर्सनली कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, एक होमवर्क करता हूँ, क्या जगह है, उसके आसपास क्या घूम सकता हूँ एंड ऑल, वो आप करके आएँ। टोटली ब्लाइंड एजेंट पे डिपेंडेंट ना हो के आएँ। आपकी मनी जा रही है, आपका टाइम जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, थोड़ा सा होमवर्क करके जाएँ। बाकी जो जितने अच्छे वहाँ के एक्सपर्टीज़ है, कनेक्ट कीजिए उनसे, कोशिश कीजिए उनसे मिलें, उनसे जानें। बाकी मेरा भी पेज है वाइल्ड लाइफ डी जोन, और हमारा एक सफारी का एक्सपीडिशन पेज है वाइल्ड रूट्स जर्नीज, तो उसमें आप लोग कनेक्ट भी हो सकते हैं। ये मैं लोगों को बोलूँगा, जितना मेरे अंदर से कैपेबल है, जितना कैलिबर है, मैं आप लोगों से ट्रुथ और एकदम हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। जी, आपके अंदर तो बहुत कैलिबर है, आप ज़बरदस्त इंसान हो, इतना कुछ आप कर रहे हो एक साथ। नहीं तो इस जज्बे को हम सच में सलाम करते हैं, और हम बहुत इम्प्रेस हुए पर्सनली आपसे मिलके। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, जंगल को लेके आप बहुत पैशनेट इंसान हो, वाइल्ड लाइफ को लेके, चिड़िया से लेके भालू, हाथी और लेपर्ड से लेके टाइगर के लिए आप बहुत एक्साइटिंग हो। फ्रॉम दैट टू इवन अ स्मॉलर बीटल, आप नहीं चाहते उसे कोई मारे, एक अजगर या सांप को भी कोई नुकसान पहुंचाए। आप वो उन चुनिंदा इंसानों में से हो जो चाहते हो कि वाइल्ड लाइफ के बीच और इंसानों के बीच एक बैलेंस बना रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और इस डायरेक्शन में और अच्छा कदम उठाएंगे, चाहे वो टूरिस्ट हैं या यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें। आपने हमारे साथ जुड़ने का इतना समय दिया, इतना टाइम दिया, और आपकी इस प्यारी सी प्रॉपर्टी मैगपाई को, कैफ़े को हमने बहुत ही क्लोजली महसूस किया, देखा। इसकी लोकेशन बहुत शानदार है, कोई भी यहाँ पे आएगा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस पे आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। जस्ट नॉट बुकिंग द प्रॉपर्टी, बट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू गेट अ चांस टू मीट सच अ पर्सनैलिटी, जिनके साथ आप अच्छे से जंगल लाइफ की बातें कर सकते हैं, बर्ड साइट सीइंग कर सकते हैं, या वाटरफॉल ट्रैक पे जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारी काफ़ी प्रॉपर्टी हमसे कनेक्टेड भी है जी, जहाँ पे मैं लोगों को, अगर आपको होम स्टे में रहना पसंद नहीं है, लग्जरी जगह पे जाना है, जी, तो मैं आपको एक अनदर चॉइस भी दे सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ,
आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट पे मेरे हिमांशु के साथ बात करके, इसके बारे में भैया थोड़ा मतलब बताइए। आपको मैं वैसे मतलब इंडिविजुअली मिलके ही जाना हूँ, लेकिन दिल के आप एकदम साफ हो और काफ़ी चीज़ें आपका जर्नी मैंने जब जानी जी और समझा आपको, जी तो यू आर वेरी डूइंग ग्रेट थिंग और होपफुली मैनी टाइम विल मीट अगेन। श्योर, पक्का, इसमें तो बहुत बोलने अच्छा वाली लगा बात आपसे ही नहीं मिलके। है। हाँ, थैंक यू, फीलिंग इज लाइकवाइज। हम लोग मल्टीपल पॉडकास्ट करेंगे। मेरे पॉडकास्ट का नाम है बी बिलीवर पॉडकास्ट और इसकी थीम है समबडी इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी हु हैज़ डन समथिंग एक्सेप्शनल विद देयर बिलीव। तो आपको क्या लगता है, जो यंग लोग देख रहे हैं या जो लोग आपको इस पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, आपका बी बिलीवर मंत्रा क्या है कि अगर किसी को दीपांकर जितना सक्सेसफुल होना है तो क्या 2-3 चीज़ें उसे करनी चाहिए लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज़ से डरिए मत अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं। इवन मेरा भी कई बार बड़े बड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से मिलना जुलना होता है। वो मेरी जर्नी को देखते हैं तो पूछते हैं कि आप ये कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एंड मैं उनको ट्रूली बोलता हूँ कि मेरे अंदर बहुत तगड़ा कीड़ा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो ना कभी समाप्त होगा, ना मैं करने दूंगा, ना मैं गलत करूँगा और ना गलत सहूँगा किसी भी चीज़ को। और एक अपना जो एम है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने का, वो हम ट्राई भी करेंगे। और मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ कि हमें अब क्या है ना, को एग्जिस्टेंस करना है। देखिए, हमने बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, नेचर ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब क्या है ना, हमारे पास एक ही चारा है, एनिमल और इंसान को साथ में मिलके रहना है, समन्वय बनाना है, जिसको कहते हैं को एग्जिस्टेंस। उसको मैं बोलूँगा लोगों को अपनाने को, और जितना हो सकता है अगर हमसे भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो मैं हर जगह पे खड़ा हूँ, हर सिचुएशन में खड़ा हूँ, तो कोई भी मुझसे मिल सकता है और बात कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच दीपांकर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी एनर्जी इन पर्सन बहुत ही ज़बरदस्त है। मीटिंग यू फील्स लाइक यू आर मीटिंग नेचर, यू आर मीटिंग समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ द नेचुरल हैबिटाइट। ऐसे लगता नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो हु इज़ जस्ट डूइंग दिस टू कमर्शलाइज थिंग्स। आपकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे और हम सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।